सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने हारे के सहारा सीरीज की सबसे पहली वीडियो लेके आए। स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी तो देख लो यार, मूल मंत्र बता दो किस तरीके से अपने बिजनेस स्टडीज के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में से 80 और 80 लेके आने का मूल मंत्र स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। 8 हफ्ते है हमारे पास, इन 8 हफ्तों के 8 चैप्टर करने वाले, स्ट्रेटेजी बना रखी है, प्रॉपर पूरी बना चुकी है किस तरीके से चल रहा है। मंडे को क्या होगा, लेक्चर होगा। ट्यूसडे को क्या होगा, एमसीक्यूज। वेडनेसडे को एमसीक्यूज पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्सडे को पीवाईक्यूज करेंगे। फ्राइडे की छुट्टी, सैटरडे को टेस्ट और संडे को उसके आंसर की के साथ एक चैप्टर को पूरा करेंगे। ऐसे ही निचोड़ डालेंगे आठों के आठों चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का एकदम प्रॉपर निचोड़। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले चालू करते हैं यार हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन के साथ। तो सबसे पहले कंसेप्ट, इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होती है। तो मैं कहता हूं कि आपके जो बिजनेस स्टडीज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपके बिजनेस स्टडीज के जो क्वेश्चन आंसर्स आप लिखते हो, आपकी जो आंसर राइटिंग होती है, इसके अंदर आंसर राइटिंग होती है, इसके अंदर 5 मेजर स्टेप्स के अंदर आपकी आंसर राइटिंग कंप्लीट होती है। कितने मेजर स्टेप्स के अंदर, 5 मेजर स्टेप। नंबर 1 आता है आपकी हेडिंग। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आंसर कैसे लिखते हैं। हेडिंग्स आगे, हेडिंग्स के बाद आती है आपके पास इंट्रोडक्टरी लाइन, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन। फिर आपके आते हैं फ्लो चार्ट्स, फिर आता है आपका कंटेंट, और लास्ट में जाता है आपके पास आपका कंक्लूजन। 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स को फॉलो करो, आपके पूरे के पूरे नंबर है। हेडिंग क्या होती है, जैसे आपके पास टॉपिक आ गया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ऐसा आपने लिख दिया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एक हेडिंग डाली, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक हेडिंग डाल दी। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर सर 12 चैप्टर्स हैं, और 12 चैप्टर्स के अंदर क्या हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग लाइन याद करनी है? नहीं, 12 चैप्टर के लिए एक लाइन, यानी कि 12 इंट्रोडक्टरी लाइन आपको अपने पूरे सिलेबस के अंदर याद करनी है। इंट्रोडक्टरी लाइन का क्या फायदा होता है कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन, जो वर्ड होता है ना बिजनेस स्टडीज के अंदर, एक वर्ड है ना इसके अंदर हाईलाइट करने वाला वर्ड है, उस वर्ड का नाम है यहाँ पे, उस वर्ड का नाम क्या है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन इन बिजनेस स्टडी। ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट नहीं होता। चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है आपके, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इनके अंदर आप चैलेंज कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है। आप बिजनेस स्टडीज के अंदर है सामने वाले को चैलेंज नहीं कर सकते। आप सर क्यों चैलेंज नहीं कर सकते? अब सामने वाला एग्जामिनर किस हिसाब से आपके आंसर कॉपी चेक कर रहा है आप नहीं बता सकते। क्या पता उसने आपके वो आंसर के अंदर कुछ पॉइंट्स जो उससे आते थे वो नहीं देखे, या आपका आंसर बहुत बढ़िया चेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगे, उससे लगेगा कि ज्यादा आपने अच्छा आंसर राइटिंग लिखा है। तो इसी चीज के लिए प्रेजेंटेशन जो है ना, इसके अंदर बहुत अच्छी, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। तब आ जाते हैं वापस इसी टॉपिक के ऊपर। तो मैनेजमेंट क्या, तो मैं कहता हूं मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। यहाँ पे आपका मैन से क्या मतलब है, आपके एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट एक कला है यार। मैनेजमेंट क्या है, कला है, जिसके अंदर आप एक चीज समझ पाते हो कि मेरे एम्प्लॉयज से मैं क्या करवाना चाहता हूं, मेरे एम्प्लॉयज से मैं क्या करवाना चाहता हूं। ओके, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट। अब मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो मैं ऐसे कहूंगा चलो यार करने दो यार, जो मर्जी कर रहे हैं, या मैं उनके ऊपर निगाह रखूंगा कि बॉस तुम काम कैसे करो, क्या तुम अपना काम एकदम सही टाइम पे करो और तुम अपना काम एकदम सही कॉस्ट के अंदर करो। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की अपनी इंपॉर्टेंस है और जो पैसा लग रहा है उनके ऊपर उनकी अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। तो whether they are doing it in the best and cheapest way, कि वो अपना काम अपने बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो आगे आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन। अब आ जाते हैं इस सवाल, इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको इस चैप्टर का एक ट्रुथ बता देता हूँ, चैप्टर के अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। गारंटी दे रहा हूँ, चैप्टर के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वेटेज देखो, आपको क्या है ना, आप एक चैप्टर को एकदम अच्छे से करोगे, इसमें 6 नंबर का कोई कंटेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत आपके जो फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, ये तीनों चैप्टर मिलकर आ जाते हैं आपके 16 मार्क्स के। कितने का आते हैं? 16 मार्क्स के। सेकंड चैप्टर में से फिक्स है 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटेड है 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे बच्चे दोनों के अंदर इक्वली भी बांट दूं मैं, इक्वली होता नहीं है इसके अंदर से। और इस साल जब मैं चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगा, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड है। कौन सा आने वाला है मुझे पता है, इस साल का क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर नंबर 3 की वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, नोटबंदी वाला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा इस साल? क्योंकि इस साल भी 2000 की नोट्स की डिमोनेटाइजेशन हुई है, और इस साल जो चीजें करेक्ट ना हो जाते हैं, जो करेक्ट सिनेरियो में चीजें होती है, सीबीएसई उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। और इस चैप्टर के अंदर से देखा जाए, बच्चा 5 नंबर का क्वेश्चन तो 4 नंबर का सवाल आ सकता है। तो उसी के पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, कि सर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यार आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी जो क्लास 12 की जर्नी है ना, ये 4 युग है। इसके अंदर कौन कौन से, जैसे हमारे युग होते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग कौन सा होगा आपका, लास्ट का पीरियड कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च। उसके अंदर इतना प्रेशर आएगा, इतने सारे दिन टेस्ट करते रहोगे, सारी चीजें करते रहोगे, प्रैक्टिकल्स के लिए जाओगे। इससे पहले आएगा आपका द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर ऐसा होगा कि आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे बाद कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के लिए गाइडेंस, देखो गाइडेंस के लिए सबसे बढ़िया कौन होता है, श्री कृष्ण जी से बड़ा कोई मोटिवेटर है नहीं। और श्री कृष्ण जी आपको द्वापर युग के अंदर ही गाइडेंस देंगे। और गाइडेंस क्या होगी, किस तरीके से आने वाली तैयारी करनी, क्यों आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सिर्फ तैयारी करोगे। अब जो हमने गोल्डन, क्यों हमारा गोल्डन पीरियड कौन सा होता है, सतयुग। सतयुग के साथ गोल्डन पीरियड, इसके अंदर हमारे अप्रैल मई और जून आता है, ना कोई प्रेशर ना कुछ और। इसके अंदर आप लोगों को मैंने अच्छे से हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियोस बनाई थी। अब बारी है, मैंने हर एक टॉपिक भी उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बारी है, अब देखो हमारे पास अब आ चुका है, हमारे पास कौन सा, त्रेता युग, श्री राम जी का युग है, इसलिए आदि पुरुष भी इसी युग के अंदर रिलीज हुई है। अब बारी है इसी युग को अच्छे से एक्सप्लोर करने की। त्रेता युग चल रहा है अभी, जन जुलाई अगस्त सितंबर, त्रेता युग है। त्रेता युग के जैसे आखिर के अंदर त्रेता युग के से राम जी आए थे, उसी तरीके से सितंबर में आपका एग्जामिनेशन आएंगे। तो उससे पहले के जो 2 महीने हैं, त्रेता युग के जो पहले 2 महीने हैं, पूरे 8 चैप्टर अच्छे से कवर करवाऊंगा मैं। बचे हुए 4 चैप्टर ना कुछ भी नहीं उनके अंदर, वो अक्टूबर, अकेले अक्टूबर के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। लेकिन पहले जो है, पहले एक बार जो करेक्ट ना है ना, ज्यादा पाने की कोशिश मत करो, जो पहले है उससे अच्छे से पा लो। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही आज पूरा अच्छे से, पहले चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझो। 2 MCQs की वीडियो आएंगे, उसके बाद एक PYQs कराऊंगा, लास्ट में टेस्ट दूंगा। टेस्ट जरूर देखना है, मैंने हमेशा कहा टेस्ट भेजो मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको टेस्ट चेक नहीं करके दूंगा, हाथों हाथ एक दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट चेक करके दूंगा मैं। आ जाओ इसके अंदर, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। ओके, अब मैनेजमेंट एज साइंस का सवाल जो है 4 नंबर के अंदर आ सकता है। देखो अभी मैं आपको वेटेज जिस साथ साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है, क्योंकि बॉस अब आपको तैयारी चालू कर देनी है। जितनी नॉलेज जो होती है ना, आपको पहले 3 महीने में आप आराम से पढ़ते हो, उसके अंदर आपको कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन बॉस 2 महीने बाद आपके पेपर हैं, सितंबर के बाद लाइफ कैसे शिफ्ट होगी आपको नहीं पता। आपका भाई हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी लाइफ होने वाली है। तगड़ी मतलब बस भागम भाग की लाइफ हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ अब मार्क्स के ऊपर आ जाओ। क्योंकि अब पहले अगर ये वीडियो में अगर अप्रैल मई और जून में बनाता मैं डेफिनेटली मार्क्स की बात नहीं करता, लेकिन अब मार्क्स की बात करनी, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है हमें। ओके, क्या करना है हमें, स्मार्ट वर्क करना है। मैनेजमेंट एज साइंस जो है 4 नंबर के अंदर आ सकता है। मैनेजमेंट एज आर्ट 3 नंबर के अंदर आ सकता है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के आने के चांसेस नहीं है, पर फिर भी करवाऊंगा, रिस्क कवर करके लेके चलेंगे। पर वैसे बता रहा हूँ ये 4 नंबर का आ जाते हैं, 3 नंबर का आ जाते हैं, और ये आता ही नहीं है जनरल एग्जामिनेशन के अंदर। तो पहला टॉपिक चालू करने वाले हैं हम, कौन सा हमारा, मैनेजमेंट एज साइंस। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। चलो, मैनेजमेंट एज साइंस। अब ये सर साइंस क्या होती है, साइंस सर जो हमारे पहले सेक्शन के अंदर 3 सेक्शन, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर होती है, साइंस, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद ह्यूमैनिटीज। जो सर हमारे सबसे पहले आ जाते हैं साइंस वाले, वो साइंस होती है। तो साइंस होती क्या, क्योंकि क्लास 10 तक तो आप लोगों ने भी तो साइंस पढ़ी होगी, क्लास 10 तक आपने साइंस पढ़ी, तो साइंस को आप क्या कह सकते हो। एक काम करते हैं सर, साइंस की क्या डेफिनेशन ले रहे बैठो, मसा तो साइंस छोड़ी थी। एक काम करते हैं हम, इस बार हम जो एग्जांपल लेते हैं, आपको ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन है या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ये 2 चीजें तो आपको पता होगी, इतनी तो आपने साइंस पढ़ी होगी, पास होके आए हो तभी तो इतनी तो पढ़ी होगी। तो अगर हम इस पर ही क्या करते हैं, देखो मैं पता है साइंस की डेफिनेशन रिटवाने अलग पढ़ूंगा ना, तो आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो। काम करता हूँ, ग्रेविटी, जब भी मैं ग्रेविटी या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का नाम लूंगा ना, क्योंकि आपको पता है चीजें कि ग्रेविटी क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, इन्हें आप साइंस की तरह मानना है, ठीक है। मैं ग्रेविटी बोलूंगा तो आपको क्या बोल रहे हैं, सर ग्रेविटी नहीं बोल रहे, सर साइंस बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि वर्ड्स की क्लैरिटी आसान हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, साइंस के अंदर देखो क्या लिखने की, साइंस के अंदर क्या लिखा है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स, फाइंडिंग एंड इवेंट। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो वर्ड्स है ना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पता है क्या, आपका स्टडी मटेरियल, आपकी जो बुक्स है क्लास 10 के अंदर आपकी साइंस की जो बुक लगी थी ना, वो आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज थी। वो क्या थी, आपकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आपकी साइंस की बुक किन चीजों के ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। एक चीज बताओ, ग्रेविटी क्या लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फैक्ट है? हाँ जी सर, हम महसूस कर सकते हैं ग्रेविटी को। अरे ऊपर कूद के देखो, नीचे ही आओगे, पेन को ऊपर, ये तो नहीं है, थोड़ा कीमती है ये जरा, जैसे पेन है मेरे पास, ठीक है, पेन का कैप ले लेता हूं मैं। इस पेन के कैप को मैंने ऊपर फेंका, नीचे गिरेगा, क्यों, ग्रेविटी है सर, लॉजिकली ऑब्जर्व फैक्ट्स है, फाइंडिंग है। ग्रेविटी का जो कंसेप्ट था वो याद हो गया, ऐसे मतलब पेड़ के नीचे बैठे हो, सेब सर पे गिरा, क्या हुआ, ग्रेविटी का कंसेप्ट कहां से है, फाइंडिंग से पता चला हमें कि ग्रेविटी नाम का एक कंसेप्ट है, जहां पे जैसे पेड़ से
सर पे एप्पल गिरा तो हमें पता चल गया कि फाइंडिंग के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर एक तरीके का इवेंट ही था। तो साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फैक्ट्स फाइंडिंग एंड इवेंट्स। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आप पता क्या मैनेज आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे नहीं कहेगा मैनेजमेंट को साइंस के तौर पे बताओ, बताएगा ये थ्योरी है। क्या ये एक तरीके की थ्योरी है? आपने क्लास 10 तक थ्योरी की वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी बनाते थे ना, मैम टीचर्स बनवाती थी, जिसके अंदर एम लिखते थे, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर लिखते थे, एक कंक्लूजन लिखते थे उसके अंदर, है ना। ये थ्योरी है। हमें उससे पता क्या पूछेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, एक थ्योरी ड्राइव करके बताओ। तो थ्योरी के अंदर सबसे पहले हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी कि मैनेजमेंट क्या होता है, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट वेदर दे डू इट इन द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे। ये तो सर होती है हमारी क्या, ये सर होता है हमारी मैनेजमेंट। साइंस क्या होता है सर? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व। पहले इन दोनों को मेंशन करोगे, देखो लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसी बात नहीं चलेगी कि सर अब देख लेंगे आराम से, लास्ट के अंदर देख लेंगे, लास्ट आ चुके हैं, यहीं से ही सारी युगों, यहाँ से जो सत्युग है वहां पे अगर ना करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी कौन सा युग चल रहा है? त्रेता युग चल रहा है। तो हमारे सदगुरु भी ये कहते हैं त्रेता युग है, तो त्रेता युग चल रहा है, आपकी क्लास 12 का त्रेता युग है, और इसके अंदर अब एक्शंस लेना चालू कर देना आपको। तो इसके अंदर आपने पहले मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, फिर साइंस को, फिर एक एक करके पॉइंट्स रखे। पता क्या आपने पहले आपको, अगर आप वहां लेते हैं, आपके सामने एक प्रोफेसर खड़े हैं, वो पूछे मैनेजमेंट साइंस है, पहले आप क्या कहोगे? सर साइंस ये चीज होती है, मैनेजमेंट ये चीज होती है। दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, सर मैनेजमेंट ये चीज होती है, साइंस ये चीज होती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स रखूंगा, उस पॉइंट्स के बेसिस पे सर फाइंड आउट करते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है नहीं। सेम इसी तरीके से चलना है, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मैं इसलिए मैं ऐसे नहीं करता कि सिर्फ आपको हेडिंग बता दूं मैनेजमेंट एंड साइंस, उसके बाद सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और नीचे वाला बताऊं ना। एक पर्टिकुलर चीज को सुन के हमारे दिमाग के अंदर हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन सर 6 नंबर की भी, अगर 6 नंबर की भी वेटेज की बात कर रहे हैं ना, 6 नंबर के भी, उसके अंदर भी वर्ल्ड में 200-250 शब्द होते हैं। 200-250 शब्द सर हमारे दिमाग में तो हजारों थॉट्स हैं। उन हजारों में से बेस्ट वर्ड्स लेके आए आप लोगों के लिए कि एक नंबर के अंदर ये पूरा पॉइंट एक नंबर का, लेकिन एक नंबर के अंदर अपना बेस्ट देना है। क्योंकि क्लास 12 के एग्जामिनेशन दुनिया में एक ही बार दोगे अपनी लाइफ के अंदर, एक ही बार देना है। काफी होते हैं 2-2 बार दे देते हैं, लेकिन एक बार देना है तो उस एक बारी के अंदर अपना 100% देना है। पहला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब मैंने क्या बताया था? स्टडी मटेरियल। एक चीज बताओ, क्या आपके पास, ठीक है मैं 2 केस लेता हूँ, आपके पास, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, क्या आपके पास क्लास 10th के अंदर साइंस की बुक थी? हाँ जी सर थी, बड़ी भारी बुक थी सर, बड़े मुश्किल से विषय छोड़ा है। क्लास 10th के अंदर हमारे पास साइंस की बुक थी। क्या आपके पास क्लास 11th और 12th के अंदर क्या आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक लगी है? हाँ जी सर लगी है। बिजनेस स्टडीज मींस मैनेजमेंट। क्या आप एक चीज बताओ, क्या आपके पास मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स है? आपको जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आपकी जो पहली बुक है ये पूरी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बुक 1 जो आपकी पूरी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, आपकी एनसीईआरटी है। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्या है? सर स्टडी मटेरियल है, बुक है, स्टडी मटेरियल है। जब आपकी क्लास 10th की साइंस की बुक थी वो क्या थी? स्टडी मटेरियल थी। तो क्या एक चीज मैं कह सकता हूँ कि सर साइंस के लिए भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो क्या इस पॉइंट के बेसिस पे क्या साइंस के अंदर भी स्टडी मटेरियल है? हाँ जी सर। क्या मैनेजमेंट में भी? हाँ जी सर। तो क्या ये पॉइंट प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर? हाँ जी सर। Organized and systematic study materials available to acquire the knowledge of both science as well as management. हम साइंस की भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द बुक्स बेस्ड ऑन साइंस एंड मैनेजमेंट पीपल कैन एक्वायर नॉलेज। हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो ये फीचर क्या है? प्रेजेंट है बॉस। ओके, तो ये फीचर क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब एक चीज बताओ, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। आज न्यूटन के सर के ऊपर वो एप्पल गिरा, न्यूटन ने अगले दिन जाके डिक्लेयर कर दिया कि ग्रेविटी है। नहीं सर, उसने थ्योरीज बनाई, उसने बार-बार एक्सपेरिमेंट्स करे। उसने एक जगह, आपने तो उसने क्या किया, वो गया, उसने अपने होम टाउन के अंदर अलग-अलग जगह जाके बार-बार कोशिश करी, अच्छा नीचे गिरा। उसने बार-बार क्या किया? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, यानी कि उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को क्या किया? बार-बार प्रैक्टिस आउट किया। कि उसने बार-बार अपने घर पे क्या, पड़ोसियों के घर पे क्या देखने लग पड़ा कि अच्छा कंसेप्ट तो लग रहा है यार, हर जगह को जो चीज ऊपर जा रही है वो चीज नीचे आ रही है। क्या एक चीज कह सकते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जो ये थ्योरीज निकालते हैं वो थ्योरीज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होती है। अब अगर वैल्यू ऑफ पाई किसी साइंटिस्ट ने निकाली है 3.14, क्या उसने एक ही बारी में निकाल के कहते भैया वैल्यू ऑफ पाई 3.14? नहीं सर, उसने वापस कैलकुलेशन करी। आपका भी मैथ का आंसर जब मैथ नहीं होता आप क्या करते हो? करते वापस कैलकुलेशन करते हो ना, कि एक बार होता है जैसे एक बार आपको वैल्यू, आपको क्या देगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना, आपने एक बार ये निकाला हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है, क्यों नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, हीरोन्स फार्मूला से आपने निकाला, फिर काफी और होता है ना एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, तो आप वापस अपने आंसर को करके देखते हो कि अच्छा इस बार भी सेम आंसर है तो आंसर करेक्ट करते हो, ऐसी चीजें। वैसे हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी बार बार क्या होते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो बिफोर डेवलपमेंट ऑफ दीस प्रिंसिपल्स साइंटिस्ट टेस्ट देम अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड प्लेसेस। अब वो बंदा हमारा जिसने ग्रेविटी डिस्कवर करी, उसने अपने घर में देखा, पड़ोसी के घर में देखा, उसने देखा यार हर जगह ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, यानी कि ग्रेविटी का प्रिंसिपल क्या है,
है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसने बार बार देखा कि अच्छा मेरे घर पे भी ग्रेविटी, उसके घर पे भी ग्रेविटी। उसने क्या किया, हर एक पॉइंट को बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा। जिसने वैल्यू ऑफ पाई निकाली उसने बार बार देखा भाई मेरी भी वैल्यू ऑफ पाई यानी तेरी भी वैल्यू ऑफ पाई यानी कि सेम रिजल्ट निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट का ऐसे थोड़ी ना हमारे हेनरी फोल्सर, अभी कुछ नाम बता रहा हूँ, हेनरी फ्योल जी हो गया, हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, ये उन चुनिंदा नाम में से कुछ नाम है जिनकी थ्योरीज हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा एक और है जिनके बारे में आपको चैप्टर नंबर 7 में बताऊंगा। तो ये जो कुछ साइंटिस्ट थे ना, इनके हमने थ्योरीज पढ़ी है, इनके हमने क्या पढ़ी, हमने इन लोगों की थ्योरीज पढ़ी है, ठीक है। क्या इनका ऐसे क्या इन लोगों ने, चलो आज बेड से उठे, अच्छा एक थ्योरी लग रही है, अच्छा बाहर काम चल रहा है, यार ये काम इन्हें इस तरीके से करना चाहिए था, मैनेजमेंट की थ्योरी बना दी, इस तरीके से करते हैं। नहीं सर, मैनेजमेंट की थ्योरी को अलग अलग बार प्रैक्टिस आउट किया जाता है। सिमिलरली मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर आल्सो नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ऐसा नहीं है सुबह उठे अच्छा एक काम करते हैं, प्रिंसिपल है यार, चाय के साथ पीते पीते प्रिंसिपल बना दे, चलो कोई बात नहीं प्रिंसिपल बन गया। नहीं, प्रिंसिपल 14 ही है, इसलिए ऐसा अगर रोज हर सुबह उठ के प्रिंसिपल बनाने लग पड़े ना तो पता नहीं 114 हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली मैनेजरियल प्रिंसिपल आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, दे आर आल्सो टेस्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें टेस्ट किया जाता है। सो दिस फीचर इज पार्शियली प्रेजेंट। सर ये पार्शियली प्रेजेंट क्यों है, वर्ड आ गया इसके अंदर पार्शियली प्रेजेंट। पार्शियली प्रेजेंट क्यों है, पार्शियली प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं उसके थर्ड पॉइंट के ऊपर। पार्शियली प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि सर यूनिवर्सल वैलिडिटी का पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब सर इन दोनों पॉइंट को रिलेट कैसे करेंगे वो बताता हूँ। मैंने वापस ग्रेविटी का एग्जांपल ले लेते हैं। बेचारा पेन की सोच रहा होगा किस मालिक के घर है हमें, ठीक है। पेन को ऊपर फेंका नीचे आया, पेन को ऊपर फेंका नीचे आया। आप लोग भी ट्राई करके देखो, पेन को ऊपर फेंकोगे क्या होगा, नीचे आएगा, ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, लगेगा, हर जगह ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरे यहाँ पे लग रही है आपके घर पे नहीं लग रही, हर जगह क्या होगा, ग्रेविटी का फोर्स जो है, हर जगह ग्रेविटी का फोर्स है वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो एक चीज इससे मैं कह सकता हूँ कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हर जगह लगेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल हर जगह लगेंगे। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल तो हर जगह लगेंगे, लेकिन एक चीज बताओ, जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं वो लगेंगे हर जगह। होटल आपका अमेरिका के अंदर, होटल आपका इंडिया के अंदर है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अगर आप दोनों जगह लगाने जाओ लगेंगे, लेकिन क्या वो सेम रिजल्ट देंगे, क्या पता सर, वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे आजकल एक कंसेप्ट चलता है सेल्फ सर्विस का, है ना। अमेरिका के लोग जो है वो सेल्फ सर्विस के कंसेप्ट के अंदर बिलीव करते हैं। सेल्फ सर्विस मतलब आप लोगों ने होटल के अंदर खाना बना दिया, वो अपने ट्रे रख दिया, बंदा आके खुद उठा के लेके जाएगा। इंडिया के अंदर कंसेप्ट ज्यादा चलता है नहीं, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है, छोड़ो जरा ये ऑर्डर लिख के जा, हम लोगों को ऐसी आदत होती है। जैसे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट था यार, जैसे सेल्फ सर्विस का, इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट सेल्फ सर्विस का इतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना अमेरिका के अंदर काम करेगा। प्रिंसिपल तो एक ही लगा है सर, लेकिन अलग अलग रिजल्ट है, इसीलिए ये पार्शियली प्रेजेंट है। जो एक्सपेरिमेंट आप रिपीटेडली परफॉर्म करोगे उसके अंदर क्या होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल की जब आप चीजों को रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करोगे सेम रिजल्ट आएगा। मैनेजरियल प्रिंसिपल को बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो सर थ्योरी कैसे बनाती है इन लोगों ने, इन्होंने पता है क्या क्या, इन्होंने कॉमन रिजल्ट से थ्योरी बनाई है कि अच्छा मैंने इस कंडीशन में भी लगाया, इस कंडीशन में भी लगाया, ठीक है, दो कंडीशन में लगा दे, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर कोई चीज इसमें लगी, कोई चीज इसमें लगी, लेकिन कॉमन क्या चीज हुई कि जो इसमें भी सेटिस्फाई होगी इसमें भी सेटिस्फाई होगी, उससे प्रिंसिपल बनाया जाता है। आपके प्रिंसिपल कॉमन चीजों के ऊपर बनाया जाता है कि उससे देखा जाता है अच्छा ये कॉमन चीज तो हो रही है हर जगह, तो यही प्रिंसिपल है। इसलिए आपके मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के पास यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, क्योंकि सेम रिजल्ट नहीं देंगे। सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट इंडिया में अलग तरीके से लगेगा, अमेरिका में अलग तरीके से। यूनिवर्सल वैलिडिटी ना होने के कारण पॉइंट्स जो है पार्शियली प्रेजेंट है। ऊपर वाला पॉइंट क्लियर होगा कि पार्शियली प्रेजेंट है, साइंटिफिक प्रिंसिपल सेम रिजल्ट देते हैं, हमारे जो मैनेजरियल प्रिंसिपल वो सेम रिजल्ट नहीं देते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें यूनिवर्सल वैलिडिटी। ग्रेविटी का कंसेप्ट तो सर हर जगह लगेगा, मैं ना गलती से अभी मैं इसके ऊपर पेन चला देता हूँ। ग्रेविटी का कंसेप्ट हर जगह लगेगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी दैट इज दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर जगह यार, पेन उठा लो नीचे आएगा, आप लोग भी करके देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी से यूनिवर्सल फिनोमेना दैट इज अप्लाइड एवरीवेयर बट एट द सेम एम, ओके, बट द सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे सेल्फ सर्विस भी एक प्रिंसिपल है, माइट नॉट बी एप्लीकेबल इन द सेम वे इन मैनेजमेंट। अमेरिका का होटल अलग है, इंडिया का होटल अलग है। सो दिस फीचर, तो ये फीचर का प्रेजेंट है नहीं सर, ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं, मैनेजमेंट एंड साइंस को फिर कंक्लूड करते हैं। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल इन साइंस। ये पॉइंट ज्यादातर आपकी एनसीईआरटीज के अंदर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं, आपको अपनी पूनम गांधी का अगर फॉलो करते हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट है। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, दो साइंटिस्ट, ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब सीखे समझिए, इसके अंदर टू साइंटिस्ट,
दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, विद सेम नॉलेज, जिनके पास सेम नॉलेज है, सेम स्टडी मटेरियल है, दोनों को मैंने कह दिया कि भैया वैल्यू ऑफ पाई निकालो, दोनों के पास सेम नॉलेज है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इसकी वैल्यू ऑफ पाई क्या निकलेगी 3.14, इसकी वैल्यू ऑफ पाई क्या निकलेगी सर 3.14, दोनों की वैल्यू क्या निकलेगी सर सेम लगेगी, क्यों, क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल की वैल्यू ऑफ पाई क्या कांस्टेंट है सर, जिस मर्जी एरिया में मैंने कह दिया कि एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है, एक ट्रायंगल इसका एरिया निकालना है, जैसे मान लेते हैं इसका एरिया भी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इसका भी एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, यानी कि सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा सेम रिजल्ट आएगा इन दोनों केसेस के अंदर। लेकिन अगर मैं एक बात कर लेता हूँ केस के अंदर जहाँ पे एक मैनेजर है, सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट मान लो, सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भी लगाया वहां पे भी लगाया, क्या सेम रिजल्ट मिला, मुझे नहीं मिला, यानी कि रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है ओनली इन साइंस, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली इन साइंस। साइंस के अंदर हम क्या कहते हैं, दो साइंटिस्ट हैं वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन द सेम प्रोजेक्ट विद द सेम डेटा, सेम रिजल्ट मिलेगा। मैनेजमेंट के अंदर टू मैनेजर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली फेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड अप्लाइंग द सेम मेथड विल गेट डिफरेंट रिजल्ट, अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। सो क्या ये फीचर प्रेजेंट है, नहीं सर ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे सर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, ठीक है, चार प्रिंसिपल में एक प्रेजेंट है, दूसरा सर हाफ प्रेजेंट है, मतलब पार्शियली प्रेजेंट है, यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रेजेंट है, रेप्लिकेशन पॉसिबल इन साइंस ये भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इसे क्या देखा जाए एक तरीके से हम इसे प्योर साइंस नहीं कह सकते, वर्ड ध्यान रखना प्योर साइंस, काफी बार एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है, तो आप क्या कहोगे, इट इज नॉट प्योर साइंस, मैनेजमेंट कैन बी टर्म्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस, हम इसे क्या कह सकते हैं, सोशल साइंस कह सकते हैं। तो ये था आपका मैनेजमेंट एज साइंस। तो एक पार्ट हम कर चुके हैं मैनेजमेंट एज साइंस वाला, तो अब चालू करते हैं मैनेजमेंट को एज एन आर्ट। सो सर मैनेजमेंट साइंस के लिए तो देख लिया कि सर साइंस तो ये इनएग्जैक्ट है या सोशल साइंस है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि सर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन में आप बता चुके हो दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन थिंक दैट अदर दे डू इट इन द बेस्ट और नो। इस तरीके से आपको भी याद हो जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन है पता नहीं है क्या पता 8 बजे के बाद हमारे एग्जामिनर 30 ml मिक्स करके अगर बना देता है एग्जाम में, अपना एग्जाम बना देता है, क्या पता लंबा सा बना दे, तो उसके अंदर सोचने बैठोगे अच्छा यार ये टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी लाइन क्या लिखे, सोचने बैठोगे नहीं यार ऐसे याद हो जानी चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, भले जो मर्जी क्वेश्चन है, लिखनी सेम लाइन है, इंट्रोडक्टरी लाइन कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ता, तो सर लिखनी क्यों है, ये आपने हर्ष बेनीवाल की वीडियो देखी है, नाराज ही जब आपको चाहिए और उसे चाहिए आपको पड़ेगा नहीं, उसे टिंडे की सब्जी नहीं खानी, लेकिन उसे फिर भी चाहिए कि भाई वहां पे टिंडे की सब्जी होनी चाहिए शादी के अंदर, बिल्कुल वही हमारा एग्जामिनर नाराज ही है। अब आ जाती है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट क्या एक कला है, तो कला क्या होती है, सबसे पहले तो कला, हम किसी लड़की की बात नहीं कर रहे, हम कला की बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिक्वायर स्किल्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट। एक चीज बताओ, पियानो बजाने की बात करते हैं, गिटार बजाने की बात कर रहे हैं, छल्ला दीना बुलदा फिरे, ओके, तो हम अभी जैसे हम गिटार बजाने की बात करें, क्या गिटार के लिए हमें स्किल्स चाहिए होते हैं, हाँ जी सर, हाथों के अंदर बजाने वाला हमें चाहिए होती है, क्या हमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, काफी लोग तो एकदम काफी एक रोडीज के अंदर एक बंदा आता है वो ऐसे पीछे करके बजाता है गिटार, क्रिएटिविटी चाहिए, हमें चाहिए प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट। एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हो, आप अच्छे से नहीं बजा पाते, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या बन जाते हो, उसमें परफेक्ट बन जाते हो। तो ये सारी चीजें क्या आपकी आर्ट है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से क्या आर्ट की भी बुक्स होती है, हाँ जी, अगर जिन्होंने क्लास 12 के अंदर म्यूजिक लिया हुआ है ना, इनकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, जिन्होंने भी क्लास 12 के अंदर म्यूजिक लिया हुआ है उनसे पूछो, उनके म्यूजिक का एग्जाम होता है 30 नंबर का, तो क्या उसके अंदर क्या करते हैं, वैसे थोड़ी ना सारे गाँव पादा नीसा लिख के आते हैं, नहीं, वो म्यूजिक की नॉलेज लिख के आते हैं। क्या म्यूजिक की भी नॉलेज होती है, हाँ जी सर होती है। क्या उस नॉलेज के लिए क्या रिक्वायर होती है, स्किल्स चाहिए होती है, गिटार बजाने की स्किल्स चाहिए होते हैं, गिटार कैसे बजाना उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिससे हम क्या बन सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर परफेक्ट बन सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर परफेक्ट बन सकते हैं। अब पहले पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं इसके, जो कि हमारा पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला पॉइंट क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम बात बोलूंगा यार, क्या आर्ट के लिए क्या म्यूजिक की बुक्स है, हाँ जी सर, म्यूजिक का पेपर देता है, ऐसे जो ना बोल रहे हैं वो थोड़ा म्यूजिक वालों, म्यूजिक की बुक्स होती है, कभी वो भले आखिर के अंदर बोलते हो, होती है बुक्स, म्यूजिक की बुक्स होती है, मैनेजमेंट की बुक्स होती है, दोनों की बुक्स होती है, प्रेजेंट है, हाँ जी सर, ये पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, बिजनेस इज वेरी इजी ऑफ दिस ईयर। Okay, organized and systematic study materials available to acquire the knowledge of both art as well as management. For example, books की मदद से, जैसे आर्ट के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, रागास के ऊपर है, कुकिंग भी एक आर्ट होती है, कुकिंग की रेसिपी बुक होती है ना, कभी फॉलो मत करना, बनता नहीं है वैसा, लेकिन फिर भी बताओ होती तो है ना। उसके बाद मैनेजमेंट की बुक्स आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की, तो क्या ये पॉइंट प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, हाँ जी सर, दिस पॉइंट इज प्रेजेंट। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एक चीज बताओ, मैं 2 सिंगर्स के नाम लेता हूँ, ठीक है, एक तरफ है हमारे अरिजीत सिंह,
दूसरी तरफ है हमारे हिमेश रेशमिया, दोनों क्या है, सिंगर है, दोनों के पास सेम नॉलेज है, लेकिन जिस तरीके से वो गाना गाते हैं, ठीक है, अरिजीत सिंह जिस तरीके से गाना गाते हैं, हिमेश रेशमिया सिर्फ आवाज का फर्क नहीं, गाने के स्टाइल में भी डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और मेरे फेवरेट सिंगर है उदित नारायण जी, उनका जिस तरीके से वो गाना गाते हैं, जिस तरीके से कुमार सानू गाना गाते हैं, इन सबके गानों के अंदर जिस तरीके से गाना गाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ही पता है अपना पर्सनल टच देते हैं कि अगर आपको पता चल जाएगा गाना सुन के, अच्छा ये गाना उदित जी गा रहे हैं, क्योंकि उनके गाने के अंदर आप देखोगे थोड़ी एक तरीके से मस्ती से होती है उनके गानों के अंदर, क्योंकि उनका पर्सनल टच है उस गाने के अंदर, उनका एक पर्सनल टच है। यानी कि आर्ट के अंदर भी हम क्या कहते हैं, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। अगर आपको सिर्फ आपने पूरी रेसिपी की बुक रट ली, बनाया नहीं, तो भाई खाना भी वैसे ही बनेगा जैसे आपने सोच के रखे हो कि ऐसे बना देंगे। नहीं, मैंने एक बार पाव भाजी ट्राई की थी, बहुत बेकार बनती है। ओके, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ फॉर आर्टिस्ट। ही और शी मस्ट हैव सम पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। उनके पास कोई ना कोई पर्सनल स्किल्स या क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, देयर आर वेरियस सिंगर्स who know the same ragas but the way they apply them make them different। ऐसे बहुत सारे गायक हैं जिन्हें सेम रागास आते हैं, जिन्हें क्या आते हैं, जिन्हें सेम रागास पता है कि गाना कैसे, जैसे सारेगामा पा नी सा अरिजीत सिंह को भी पता है, हिमेश रेशमिया को पता है, लेकिन जिस तरीके से गाना गाते हैं वो उन्हें अलग बना देता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या बात करते हैं, देखो एक चीज बताओ, मैनेजमेंट के अंदर आपने सुना है दोनों बंदे सेम एमबीए कॉलेज से पास आउट हुए, दोनों मान लेते हैं आईआईएम से पास आउट हो गए, दो जने, ठीक है, दोनों के पास सेम नॉलेज है, ठीक है, दोनों को एक होटल मिल गया, सेम रेस्टोरेंट खाने का मिला, दोनों को होटल मिल गया, यानी कि एक रेस्टोरेंट मिल गया खाने का, लेकिन एक बंदा क्या था, एक थोड़ा क्रिएटिव था, थोड़ा अपने पर्सनल टच डाला, उसने अपनी नॉलेज को प्रॉपर इस्तेमाल किया। दूसरे बंदे ने पर्सनल टच नहीं डाला, वो जैसे किताबी ज्ञान बोला गया था ना, वो किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग चलता है। इसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, अपना पर्सनल टच लगाया, अपने जितने भी अपना एक्सपीरियंस था वो लगाया। अब एक चीज बताओ, दोनों के पास सेम नॉलेज है, हाँ जी सर, दोनों सेम यूनिवर्सिटी से हैं, दोनों सेम जगह काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बंदा अपना पर्सनल टच दे रहा है ना, आपने सुना होगा यार ये मैनेजर बहुत बढ़िया, यार ये मैनेजर घटिया से, वो बढ़िया वाले मैनेजर अपना पर्सनल टच दे रहा है। या काफी बार आपने देखा होगा, आपको किसी टाइम आपने मूवीज के अंदर बहुत बार देखा होगा, कोई बंदा आता है ना, अरे यार इतना बढ़िया मैनेजमेंट, ये तो जरूर उसी बंदे ने करा होगा, क्यों, क्योंकि इतना बढ़िया मैनेजमेंट वो ही कर सकता है। नॉर्मल वर्ड्स हैं आपके और हमारे बिजनेस स्टडीज नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बैठी हुई है। तो ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम प्रिंसिपल, दोनों भाइयों ने सेम प्रिंसिपल लर्न किए थे, एंड थ्योरी भी सेम थी, बट द वे दे अप्लाई देम मेक देम डिफरेंट। एक बंदा जो है वो किताबी ज्ञान को रटते जा रहा है, दूसरे बंदे ने क्या किया, सिचुएशंस को समझा, उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। तो दोनों हैं तो सेम नॉलेज, लेकिन जिस तरीके से वो अप्लाई करते हैं, यानी कि जो बंदा अपना पर्सनल टच डालता है वो उसके अंदर क्या होता है, आगे बढ़ता है। एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल द मैनेजर यूजेस हिज नॉलेज टू गेट परफेक्ट। जैसे उसने अपनी नॉलेज को यूज किया, अपना पर्सनल टच डाला। So this feature of art is present in management। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है, हाँ जी सर, ये फीचर भी प्रेजेंट है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब एक चीज बताओ, हमने गिटार की बात करी, आपने पहले दिन गिटार बजाने लगे, थोड़ा उंगलियों में दर्द हुआ, फिर आपने कैसे बड़ा बेसुरा सा बजाया, दूसरे दिन गए थोड़ा सा सुधरे, तीसरे दिन और सुधरे, ऐसे करते 50वें दिन तक आप एकदम मस्त गाना बजा ना 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 ना, पूरा एकदम गाने का मजा आ रहा है, एकदम फ्लो के अंदर गा रहे हो, एकदम मजा आ रहा है आपको गाना गाने के अंदर। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि आपको यहाँ तक परफेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी। आपको क्या करनी पड़ी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी। ये ऊपर इसकी हेडिंग थी, ये देखो, ये इसकी हेडिंग थोड़ी सी ऊपर आएगी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आपने क्या की, आपने प्रैक्टिस करी तभी तो आप परफेक्ट हुए, आपने क्रिएटिविटी डाली तभी तो आप परफेक्ट हुए। अब एक चीज बताओ, एक मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर जो बिल्कुल नया, एक मैनेजर जो 10 साल से मैनेजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, दोनों ने सेम कंडीशन एक्सपीरियंस करी, तो दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी अपने चीजों को सुलझा पाएगा, जिसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्यों, क्योंकि सर उसने 10 साल के अंदर अलग अलग सिचुएशन को देखा है, अलग अलग सिचुएशन को सोल्व किया। ये एक चीज कह सकता हूँ मैं, अलग अलग सिचुएशन को सोल्व किया, यानी कि उसने अलग अलग सिचुएशन को टैकल आउट करके उनकी प्रैक्टिस करी है। अच्छा ये सिचुएशन आ गई, बॉक्सर क्या करता है, अच्छा ये इस तरीके का मूव मार सकता है तो मैं इस मूव की प्रैक्टिस करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन आ सकती है तो मैं उसकी क्या करता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आपने सुना होगा सीए की प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वो सिचुएशन देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करना होता है। तो हम इसके अंदर मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं, जैसे बोथ आर्टिस्ट एंड मैनेजर नीड टू रेगुलरली प्रैक्टिस देयर स्किल्स to become perfect and must add on their creativity to the theoretical knowledge। उन्हें प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। एक बंदा जो कुकिंग कर रहा है ना, वो बार बार कुकिंग करता है। देखो एक बार आपने सब्जी बनाने की कोशिश की, नहीं बनी ढंग की, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी बारी तो ढंग की बनेगी। क्यों, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सुधरोगे। सिमिलरली जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, आपने देखा कि यार
वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, मैंने एक पर्टिकुलर अप्लाई किया, प्रिंसिपल नहीं चला, ठीक है, दूसरी बार अप्लाई किया नहीं चला, तीसरी बार तो अप्लाई किया चल गया, तीसरी बार अप्लाई किया आपको पता चल गया मेरे एम्प्लॉयज किस तरीके से, अगली बार वो वापस स्ट्राइक पे जाएंगे ना, आपको पता है कि इन्हें किस तरीके से बनाना, आपने प्रैक्टिस करी, इसी वजह से आपको सॉल्यूशन पता है। फॉर एग्जांपल व्हेन एन आर्टिस्ट प्रैक्टिस हिज आर्ट रेगुलरली ही बिकम परफेक्ट। वो आर्टिस्ट, जैसे अगर आप ड्राइंग बनाने लगते हो, जो आर्ट फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं ड्राइंग बनाते हैं, सीखते हैं, वो ड्राइंग अच्छी बनती है तो वो कहते हैं चलो बहुत बढ़िया, जब वो ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, वो पहली बार ड्राइंग उनकी अच्छी नहीं बनती, लेकिन जब तक वो अपना सेमेस्टर कंप्लीट करता है तब तक उनकी ड्राइंग माशाल्लाह इतनी बढ़िया हो जाती है। सिमिलरली व्हेन मैनेजर टैकल आउट डिफरेंट सिचुएशन, सिमिलरली जब एक मैनेजर अलग अलग सिचुएशन को टैकल आउट करता है, उसे अलग अलग सिचुएशन की प्रैक्टिस हो जाती है। बिकम परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो एक तरीके से देखा जाए सर सारे फीचर पॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके की आर्ट है। तो ये पॉइंट क्लियर आपको, ऑन कंपेयरिंग वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। यहाँ पे सर प्रोफेशन क्या होता है सर, ये तो हम क्लास 11th के अंदर पहली चैप्टर के अंदर हम करके आए हैं, जिसके अंदर हम एक डिफरेंशिएशन देखते थे प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें एक डिफरेंशिएशन देखा था, वही प्रोफेशन की बात करूंगा। और सर प्रोफेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं दो नामों का इस्तेमाल करूंगा, एक है डॉक्टर, दूसरे सीए, ठीक है। काफी बार पता है, क्योंकि आप जब इन एग्जांपल की मदद से समझोगे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन के अंदर हम डॉक्टर और सीए की बात करेंगे, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने वर्ड प्रोफेशन के ऊपर। सर प्रोफेशन क्या होता है, सीए क्या होता है, सर एक प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन, काम जो करते हैं वो ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या सीए के लिए आपको स्पेशल नॉलेज रिक्वायर होती है? हाँ जी सर, तभी तो हर कोई सीए थोड़ी ना बन सकता है। एंड ट्रेनिंग भी होती है सीए की। और क्या हर कोई सीए बन सकता है? नहीं सर, एंट्री क्या होती है इसके अंदर, रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो यही आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग, जहां पे एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। डॉक्टर कोई भी नहीं बन सकता, डॉक्टर के लिए आपको क्या करना, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री कैसे रिस्ट्रिक्टेड है? नीट का एग्जामिनेशन उसे क्वालिफाई करोगे तब भी तो डॉक्टर बनोगे। तो ये क्या है, इसके अंदर आपके रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। तो ये आपका है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के अंदर पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर आ जाते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब स्टडी मटेरियल। अब जो सीए वाले हैं, ठीक है, जो आगे सीए करना चाहते हैं, आपकी सीए की बुक्स होती हैं। हाँ जी सर, क्या सीए का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? हाँ जी सर, काफी लोग तो वो फोटो भी खिंचवाते हैं ऐसे कि नीचे से लेके ऊपर तक सीए की बुक्स को ऐसे दिखाते हैं कि यार ये सीए की बुक्स है, इतनी सारी सीए की बुक्स है, ठीक है। आपके पास क्लास 11th की और 12th की बिजनेस की बुक है, वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल है, आपके जो प्रोफेशन है डॉक्टरी की भी बुक्स अवेलेबल है, सीए की भी बुक्स अवेलेबल है, लॉयर्स की भी बुक्स अवेलेबल है। इनकी बुक्स क्या अवेलेबल है? तो क्या इससे मैं कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ बोथ प्रोफेशन एज वेल एज मैनेजमेंट। दोनों के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिससे हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ जी सर, ये फीचर प्रेजेंट है। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ जी सर, ये फीचर प्रेजेंट है। एक लाइन को दो बार रिपीट करने का मजा ही कुछ और होता है। अगला पॉइंट आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सीए वालों से पूछे यार, हर कोई सीए बन जाता है आजकल। जब कोई बात बोलते हैं ना सीए के सामने, सीए को आग लग जाती है। कोई डॉक्टर को कहते हैं अच्छा डॉक्टर बन गया, आजकल तो हर कोई डॉक्टर बन रहा है, हर कोई डॉक्टर बन रहा है। नहीं सर, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्या है यहाँ पे? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, क्योंकि एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड इन प्रोफेशन व्हेरेas देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन मैनेजमेंट। अब इसका पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को। सीए के अंदर आप जाओगे, सीए हर कोई नहीं बन सकता। सीए का एग्जामिनेशन में लिमिटेड सीट्स होती हैं। क्या होती है? सीट्स होती हैं। पर मैनेजमेंट के अंदर कोई सीट्स नहीं होती। जो भी बंदा जिसके पास स्किल्स है, देखो मैनेजर हर कोई बंदा बन सकता है सर, हर कोई। हमारा ये जो हमारा पड़ोसी है या हमारे गली के अंदर जो काम करने आते हैं, क्या वो भी बन सकते हैं? मैंने कहा बन सकते हैं। पूरी बात सुनो। हाउ एनी पर्सन कैन बिकम मैनेजर बट ही मस्ट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। जब कंपनी वाला उसी को तो मैनेजर रखेगा जिसके पास स्किल्स है। जिसके पास स्किल्स नहीं, कंपनी वालों से मैनेजर रखेगा ही नहीं। तो मैनेजर कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, वो बंदा मैनेजर बन सकता है इररिस्पेक्टिव, भले उसने साइंस बैकग्राउंड का हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का, ह्यूमैनिटीज का हो या किसी और बैकग्राउंड का या नॉन मेडिकल का भी हो, हम उसे भी मैनेजर बना सकते हैं बेस्ड ऑन द स्किल्स। कि अगर उसके पास स्किल्स है तभी वो यहाँ पे आएगा। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड इन प्रोफेशन व्हेयरएज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन मैनेजमेंट एज एनी पर्सन हैविंग मैनेजरियल स्किल्स कैन बिकम अ मैनेजर। कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है, कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है। उसके पास क्या होनी चाहिए? सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए। उसके पास क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, जैसे अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, देन द पर्सन नीड टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन। उन्हें नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, ओके, एंड गेट एमबीबीएस डिग्री, तभी तो बनते हो। एक मूवी आई थी अजय देवगन की, उस मूवी का नाम था
तो जो मूवी आई थी अजय देवगन की आई थी मूवी दे दे प्यार दे, रकुलप्रीत सिंह के साथ आई थी, उसके अंदर जब भी वो अपने दोस्त के पास जाता था ना, वो पता क्या बोलता था, भाई मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, क्या है मेरे पास, एमबीबीएस की डिग्री है मेरे पास, क्या है मेरे पास, एमबीबीएस की डिग्री है, प्रूफ है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। मैनेजर कोई भी बन सकता है, बट उसके पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए डॉक्टर बनना है, सीए बनना है या फिर लॉयर बनना है, उसके लिए एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास सर्विस मोटिव। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, सर्विस मोटिव। एक बिजनेसमैन है यार, हम मैनेजर है, किस लिए इस चीज के लिए काम करते हैं, मैनेजमेंट काम करती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। कंपनी में मैनेजर क्यों रखते हैं, ताकि वो अरेंजमेंट करे, अरेंजमेंट प्रॉपर होगी जिससे हमारे प्रॉफिट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन प्रोफेशन किस तरीके से, सीए डॉक्टर का, डॉक्टर पैसे कमाने के लिए काम करता है, नहीं सर, डॉक्टर काम करता है अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, जो भी उनके पेशेंट्स हैं, उनकी जान बचाना, उन्हें डेडिकेटली सर्व करना, सर्व देयर क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। तो एक तरफ तो हम पैसा छापने की बात करें, दूसरी तरफ हम किसी की जान बचाने की बात करें, वो दोनों चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये फीचर को भी हम कह देते हैं कि सर्विस मोटिव का जो फीचर है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एथिकल कोड्स। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस का नाम लिया जाए, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, आपको अपने आप को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना होता है। ये एग्जामिनेशन इसलिए लिए जाते हैं ताकि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इन डॉक्टर्स को क्या कर सके, रजिस्टर कर सके। किसके अंदर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा जो लोग लॉयर बनते हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। किसके अंदर रजिस्टर करवाना होता है अपने आप को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं वो लोग। इसके अलावा जो सी होते हैं वो अपने आप को आईसीएआई के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। तो सर ये जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, प्रोफेशन है उनके लिए तो प्रोफेशनल एसोसिएशन है। क्या मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है? हाँ जी सर है। मैनेजमेंट के लिए आती है आपके पास एमा। एमा का मतलब क्या होता है आपके पास, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो हमारे पास भी एक एसोसिएशन है मैनेजर्स की, जिसे क्या कहा जाता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि आपको इसके अंदर रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। वो सच्ची में किन सारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर बने तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लॉयर बने तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सीए बने तो आईसीआई के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन आप मैनेजर बने हो, कि मैनेजर कोई भी बन सकता है, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए ये प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू गेट रजिस्टर्ड इन सच ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं, प्रोफेशन के अंदर फॉर ऑल प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन आर प्रेजेंट, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड एवरी प्रोफेशन हैज गेट हिमसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड देयर। कुछ ही लोग जा पाते हैं वहां पे टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन एंड सेट एथिकल कोड्स आर फिक्स्ड बाय दीस एसोसिएशन। एथिकल कोड्स फिक्स होता है। एथिकल कोड्स क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने सुना है कि डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि मैं कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करूंगा, उनके क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट, पहले बात तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जैसे डॉक्टर की बात करें, गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम ये बात हम मैनेजर्स के लिए करते हैं, हम ये बात किसके लिए करें, हम मैनेजर्स के लिए जब हम ये बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एसोसिएशन आर प्रेजेंट सच एज एमा। एमा का मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मैनेजर टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। जरूरी नहीं है कि मैनेजर को वहां पे जाके धोख देनी है registered in these organizations, and legally it is not compulsory for manager to get themselves registered in the ethical codes. ethical codes होते हैं, लेकिन उसके अंदर रजिस्टर करना क्यों जरूरी? क्यों एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर मैं लाइब्रेरी में जा नहीं रहा तो मुझे क्या लाइब्रेरी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली अगर मैं एसोसिएशन का पार्ट ही नहीं तो मुझे उनके रूल भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, सर ना ही इसके अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन एथिकल कोड्स है, ना ही इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट मैच होता है, ना सर्विस मोटिव वाला होता है। सिर्फ एक पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और हम एक पॉइंट के बेसिस पे हम इसे प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मैनेजमेंट को साइंस देख लिया, आर्ट देख लिया, प्रोफेशन देख लिया। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट कर चुका हूं मैं, जो कि आपका मेन टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर। अब बारी आ जाते हैं अगले टॉपिक्स के ऊपर। अब आ जाता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक लिखिएगा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर ये मॉडर्न कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, तो सुनिए। अब पता है क्या, मैंने कहा था कि आप मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को दो तरीके से काम करवाते हो, एक इफेक्टिवनेस के साथ काम करवाना पसंद करोगे, एफिशिएंसी के साथ। अब देखो वर्ड्स के अंदर इनका मतलब है इफेक्टिव, टाइम बाउंडेड। आपका काम जो आप करवाना चाहते हो ना अपने एम्प्लॉयज, वो क्या हो, टाइम के अंदर। मैंने कहा कि एम्प्लॉयज
तो भाई 10 यूनिट बनानी 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर काम होना चाहिए। अगर वो 1 घंटे के अंदर काम करता है, 1 घंटे से पहले करता है, तो वो क्या है, इफेक्टिव है। 1 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर लेता है तो वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंसी, सी का मतलब कॉस्ट, सी का मतलब कॉस्ट। सर मैंने कहा है कि आपको 10 यूनिट बनाने हैं, उसकी कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। आप 100 रुपए में बना रहे हो, आप एफिशिएंट हो। आप उन चीजों को 90 रुपए में बना रहे हो, आप एफिशिएंट हो, लेकिन आप उन्हीं चीज को 110 में बना रहे हो तो आप एफिशिएंट नहीं हो। इसके अंदर देखिए, रेफर टू द वैल्यू इफेक्टिवनेस को देखते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम बाउंडेड, इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम बाउंडेड, टाइम से घिरा हुआ। It is concerned with doing right time. Okay, it is concerned with doing the right task, completing the activities and achieving the goal on time. टाइम पे काम को पूरा करना। Being effective और doing the work efficiently means finishing the given task on time, कि आप अपना काम जो है एक्यूरेट टाइम के ऊपर कंप्लीट कर रहे हो। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कॉस्ट। It refer to the completion of the task with the minimum cost, सबसे कम पैसे के अंदर काम करना। क्यों कम से कम पैसे के अंदर? P&L बनाया अकाउंट, रेवेन्यू इस साइड आ जाता है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस इस साइड आएगा, ठीक है। दोनों का बैलेंस क्या होता है, इसके अंदर इक्वल होता है। दोनों का बैलेंस क्या होता है, इक्वल होता है। आपका मिनिमम कॉस्ट होगी, कॉस्ट क्या होगी आपकी इसके अंदर कम होगी, तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ गया, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट ज्यादा ले रहे हो, आप इनएफिशिएंट हो, तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एट द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्या होता है इसमें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इट रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम पैसों के अंदर काम करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर इस कार्डबोर्ड को बनाने के लिए, अगर ये कोई एक कार्डबोर्ड है, इस एक पर्टिकुलर कार्डबोर्ड को बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड के अंदर इतने पीस के अंदर कार्डबोर्ड बन जाता है, और अगर आप उसी इस पीस को बनाने के लिए अगर इतना पीस कार्डबोर्ड यूज कर रहे हो, यानी कि आप रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हो। इतने के अंदर बन सकता है यार, लेकिन आप कितना ले रहे हो, इतना ले रहे हो, यानी कि आप वेस्टेज कर रहे हो रिसोर्सेज की। तो मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज़ रिडक्शन इन कॉस्ट लीड टू हायर प्रॉफिट। बता दिया मैंने, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। ये तो था आपके मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब बारी आ जाती है आपकी, अब इन चीजों की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस देखने की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है ये। आ जाते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब सर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा सारी, लेकिन एक फीचर बताऊं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स पता है आपके 12 के 12 चैप्टर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कई चैप्टर्स के अंदर तो 4 से 5 बार आ जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो यार सारी चीजें याद थोड़ी ना करने बैठोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन अभी मैं कहता हूँ त्रेता युग, इसलिए बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आएगा, मैक्सिमम है 4 मार्क्स। 6 नंबर के अंदर भूल जाओ, 6 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर के अंदर, ये 4 नंबर के अंदर आते हैं। अब 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर के अंदर आते हैं। तो सर अब इतनी सारी हेडिंग याद करें, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं त्रिदेव बता रहा हूँ, हमारे त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के त्रिदेव है, गोल ओरिएंटेड, परवेजिव, कॉन्टिन्यूस। क्या होते हैं आपको हर एक के अंदर ये 3 देव मिल जाएंगे आपके। कौन कौन से, गोल ओरिएंटेड, परवेजिव, कॉन्टिन्यूस। क्या क्या आते हैं इनके अंदर, वो अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड सॉरी, पहला पॉइंट आता है इसमें गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, आप गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। यानी कि एक चीज बताओ, जब आप काम टाइम से कंप्लीट करोगे, जब आप काम को सही तरीके से कंप्लीट करोगे, क्या आप अपना गोल अचीव करोगे? हाँ जी सर, जब टाइम से काम कंप्लीट करें तब तो गोल अचीव हो गए, पर साथ साथ हम कॉस्ट भी कम करते हुए, यानी कि जब हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्या हमारा काम कंप्लीट होगा, गोल ओरिएंटेड हम होंगे? हाँ जी सर होंगे। मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Function and activities are directed towards achieving the organizational goal with the help of management. मैनेजमेंट की मदद से हम इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है, अप्लाइड एवरीवेयर, अप्लाइड एवरीवेयर। तो एक चीज बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट लगती है? नहीं सर, मैनेजमेंट तो हर जगह लगती है। आपको वर्ड्स, आपके नॉर्मल लाइफ के वर्ड्स बोलो, क्या आपकी मम्मी आपके पूरे घर को मैनेज ही नहीं करती? हाँ जी मैनेज करती है सर। स्कूल मैनेजमेंट का नाम सुना है? हाँ जी सर। होटल मैनेजमेंट का नाम सुना है? हाँ जी सर। तो बिजनेस में भी मैनेजमेंट होती है, हर एक जगह मैनेजमेंट है, यानी कि यूनिवर्सल फिनोमेना दैट इज इट इज अप्लाइड एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बिजनेस, बिजनेस के अंदर नहीं है, बट इज आल्सो एप्लीकेबल इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, होम, हॉस्पिटल, हर जगह मैनेजमेंट लगती है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। एक चीज बताओ, मैनेजमेंट आपने, मम्मी ने एक दिन मैनेजमेंट कर दी, अगले दिन आपकी मम्मी कहेंगी चलो आज बस एक दिन मैनेजमेंट कर दी, बस बहुत हो गया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया मैंने। या आपकी मम्मी क्या करेंगी, अगले दिन वापस घर मैनेज करेंगी, आपकी मम्मी उसके अगले दिन वापस करेंगी। यानी कि मैनेजमेंट के कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। ये तो हमने आपके घर की बात कर ली, लेकिन एक कंपनी के अंदर कंपनी पहले प्लान करेगी, प्लानिंग करेगी चीजों को उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेगी। जो चीजों को ऑर्गेनाइज किया, बाहर से स्टाफ लेके आएगी उसे चलाने के लिए, स्टाफ लेके आएगी, उन्हें डायरेक्ट करेगी काम कैसे करना है, उसके बाद कंट्रोलिंग करेगी, देखेगी काम कैसे हो रहा है। उसके बाद जब प्लान पूरा होगा, फिर वापस कंपनी क्या करेगी,
सब वापस प्लानिंग करेगी। ऐसा थोड़ी है कंपनी का एक प्लान खत्म हो गया, कंपनी कहते हैं भैया आप अपने स्वर्ग सुधारेंगे, या कंपनी कहते हैं अगले प्लान पे काम करेंगे। जैसे प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, कंट्रोलिंग करी, फिर उससे वापस कहां पे आ गया, प्लानिंग करी। आपने क्या करी, आपने फिर से प्लानिंग करी। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, कभी खत्म नहीं होता, ये रेगुलरली आपको इसे करना पड़ता है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, ग्रुप एक्टिविटी आ जाता है। ग्रुप एक्टिविटी के अंदर हम क्या कहते हैं, बॉस देखिए इसके अंदर, तो ग्रुप एक्टिविटी की एक चीज बताओ, आपके सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अब प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले, दोनों के अंदर आपस में बनती नहीं है, ठीक है, क्या बिजनेस ढंग से चलेगा, नहीं सर। प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं बनाएगा तो सेल्स के ऑर्डर डिले होंगे, सेल्स वाला फ्लॉप हो जाएगा, सेल्स वाले के फ्लॉप होने से कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, तो प्रोडक्शन वाला ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएगा। तो मैनेजर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट वर्क एज ए टीम, तो अगर दोनों अच्छे से टीम की तरह काम करेंगे, यानी कि सेल्स ऑर्डर की तरह अगर प्रोडक्शन होगी, कंपनी अपलिफ्टमेंट होगी, हाँ जी सर होगी। मैनेजर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट वर्क्स एज ए टीम बिकॉज़ एक्टिविटीज ऑफ वन डिपार्टमेंट अफेक्ट द अदर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाले की सेल्स को, सेल्स वाले की प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड, इट विल इंक्रीज द इट विल अफेक्ट द सेल्स डिपार्टमेंट को अफेक्ट होगा। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं, डायनेमिक का मतलब होता है अचानक से। अब एक चीज बताओ, कोविड-19 आया, ठीक है, क्या है, कोविड-19 आ गया, बिजनेसेस थे, बिजनेस के बंद हो गए रातों रात, ठीक है, बिजनेस बंद यानी कि ऐसे मतलब पूरे वैसे खत्म नहीं हो गए, बिजनेस की दुकानें बंद होगी, तो क्या बिजनेस होने बंद हो गया, नहीं सर, बिजनेस ने सर्वाइव किया। बिजनेस ने क्या किया, चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किया। वो कहते कोरोना आ गया, मास्क पहना दिए लोगों को, ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, डायनेमिक सिचुएशन यानी कि कॉन्टिन्यूसली चेंजेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने मैनेजमेंट को चेंज किया। हम लोगों ने मैनेजमेंट को ऐसे चेंज किया, पहले लोग आते थे अच्छे से, पहले थंब प्रिंट निकालते थे हर जगह, उसके बाद जाते थे साइन करते थे, अब क्या क्या मास्क लगा के आओ, सैनिटाइजेशन करो, थंब प्रिंट वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि कोरोना फैल सकता है उससे, जाओ सैनिटाइज होती थी, पहले आराम से चले जाते थे, अब सैनिटाइज होती है आपकी बॉडी। डायनेमिक फंक्शन यानी कि चेंजिंग सिचुएशन को अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के अंदर भी सिचुएशन चेंज करते हो। मैनेजमेंट इज डायनेमिक एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, आपके आसपास जो वातावरण है, दैट इज इट इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, यानी कि वो क्या है, कंटीन्यूअसली चेंज होता है। मैनेजमेंट नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, जैसे जैसे आसपास का माहौल है वैसे वैसे चेंजेस करेंगे हम। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास इंटेंजिबल। एक चीज बताओ, मैनेजमेंट को देख सकते हो क्या, नहीं सर, मैनेजमेंट को कैसे देख सकते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना, लेकिन आप मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो। आप मान लेते हो दो केसेस, एक ऑफिस के अंदर गए, सारे लोग एकदम ढंग से काम कर रहे हैं, दूसरे ऑफिस में गए, कोई यहाँ पे किसी की गलपट्टी पकड़ रहा है, कोई किसको मार रहा है, कोई वहां पे पता ही नहीं क्या ही कर रहा है, अलग अलग। आप क्या कहोगे, यार इसके अंदर मैनेजमेंट है, यार यहाँ पे तो कंफ्यूजन, यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। आप लोग मैनेजमेंट को देख नहीं सकते पर मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो, यानी कि अगर मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन एंड कैन नॉट बी फेल्ट, पर अगर मैनेजमेंट प्रेजेंट है तो इफेक्टिवनेस और कोऑर्डिनेशन आएगा। जैसे पहले वाले के अंदर सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर एब्सेंट है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। बॉस क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी सर, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होगा क्या क्या करना है। लोग आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, भाई ये तो तेरा काम था, ये तो मेरा काम था, ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल। काफी बार इस अकेले पॉइंट के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि नहीं पूछते, पर मेरे खुद के साथ ऐसा है कि हाफ ईयर एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए बता रहा हूं मैं। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। अब मल्टी डायमेंशनल किस तरीके से, अलग अलग डायमेंशंस के अंदर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल किस तरीके से है, अच्छा मल्टी डायमेंशनल वापस मैनेजमेंट, अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट वर्क में भी होती है, ऑपरेशंस में भी होती है, और लोगों की भी हम मैनेज। क्या मैनेजमेंट आप काम के अंदर मैनेजमेंट करते हो, हाँ जी सर। किस तरीके से आप मैनेज करते हो वर्क को, ये देखते हो कि काम कब, काम जो आपका काम है वो कब, कैसे और कौन करेगा, ये चीज आप देखते हो। मेरा काम है को, मेरा जो काम है वो कौन करेगा, अच्छा ये वाला बंदा करेगा, कब करेगा, अच्छा इस दिन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें मशीनों से करेगा, किस तरीके से करेगा, हाउ द वर्क विल बी डन, मेक श्योर दैट द वर्क इज डन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, और देखना कि आपका जो काम है वो एकदम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा हो रहा है। ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इस तरीके से आप वर्क को क्या करते हो, मैनेज करते हो। अब लोगों को इस तरीके से मैनेज करते हो, सब लोगों को क्या करते हैं हम, मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, हम एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉपर स्किल्स डेवलप करते हैं ट्रेनिंग देके। उसके बाद ऑपरेशन किस तरीके से करते हो, सर बाहर से रॉ मटेरियल लेके उन्हें गुड्स में बनाया, उनके बाद फिनिशिंग टच दिया, बेच दिया, ऑपरेशन नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स और सेलिंग, बेच दिया सर, बात खत्म। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी पूरी मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट इसके अंदर आप मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन करते हो। तो ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 3 दे याद रखना, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटीन्यूअस। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बार बार आपको ये सारी चीजें याद ना करनी पड़े, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है,
पहला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर। और इंपॉर्टेंस देखो जनरली नहीं आते हैं, मैं जो चीजें आएंगी मैं देखो मैं कह रहा हूँ अब हमें हाफ ईयरली के लिए तैयारी करनी है। 8 चैप्टर है, मैंने कहा 2 महीने के अंदर 8 चैप्टरों को ऐसे नहीं कि करवाने को तो मैं 8 दिन में भी करवा दूं, लेकिन उन चैप्टर्स को करवाऊंगा उस तरीके से कि प्रॉपर डिवीजन करवाऊंगा और लास्ट के अंदर पेपर से पहले सेट पेपर भी बना के दूंगा कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन किस तरीके से अटेंड करना है, अच्छे से करूंगा मैं पूरा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। कौन सा टॉपिक हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक मैं करवा रहा हूँ अभी। अब इसके अंदर हम क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। पहली कैरेक्टरिस्टिक देखी थी इसके अंदर, कौन सी थी, गोल ओरिएंटेड। सर अगर अच्छे से काम करेंगे तो गोल हम अचीव कर लेंगे। सेम बात मैं इसमें भी कह रहा हूँ, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट हेल्प्स टू डायरेक्ट द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर काम ढंग से करेंगे, टाइमली करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पूरा हो जाएगा। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल का मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल। बहुत सिंपल है यार, बिजनेस स्टडीज को आपने जानबूझ के हेडिंग कर करके कॉम्प्लेक्स बना रखा है, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगला पॉइंट देखिए इसके अंदर आता है आपके पास इंप्रूव्स एफिशिएंसी। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, सर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एफिशिएंसी का मतलब सर कॉस्ट कम हो जाती है। सर कॉस्ट किस तरीके से होती है, क्योंकि मैनेजमेंट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें बताओ। अगर काम टाइम से हो रहा है और काम जब काम टाइम से हो रहा है और उसके अंदर पैसे कम हो रहे हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हेल्प टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, किस तरीके से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, जहां पे आप उसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया था ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे इस बॉक्स को बनाने के अंदर जरूरत तो सिर्फ इतने ही पार्ट की एरिया की है, लेकिन आप इतना पार्ट ले रहे हो यानी कि आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। लेकिन जब आप मैनेजमेंट को फॉलो करोगे ना, प्रॉपर तरीके से काम करोगे, तो आप इतने का ही यूज करोगे जितना रिक्वायर्ड है, यानी कि आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को फॉलो करोगे यहाँ पे। फिर मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज हुई नहीं, जैसे पहले वाले केस में इतना लगता था, ठीक है, जरूरत इतनी की होती थी, इतनी वेस्टेज थी, तब क्या होगा, आपकी वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने एक और फीचर करवाया था आपको, डायनेमिक। एक और फीचर करवाया था मैंने आपको, कौन सा वाला, डायनेमिक करवाया था, ठीक है। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस है ये क्या कि सब बाहर चेंजेस आए, हम लोगों ने अपने अंदर भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए, यानी कि हम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस किया हम लोगों ने, हम डायनेमिक बन गए। इफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डायनेमिक देन देयर इज अ नीड टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट। बाहर के अंदर चेंजेस हुए, कोविड-19 आ गया तो मैं तो अपने अंदर चेंजेस करूंगा, यानी कि मैनेजमेंट भी क्या है, डायनेमिक। मैनेजमेंट, डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअसली चेंजिंग। बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट भी अपने आप को बाहर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कह रहे हैं कि तू 2 पैदल सीख के, मैं 2 पैदलों का डिफेंस सीख के आऊंगी। इफ एम्प्लॉयज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, एक और चीज आती है इसके अंदर, अगर आप कह रहे हो अपने एम्प्लॉयज को कि रोज आके सैनिटाइजेशन, एम्प्लॉय कह रहा है नहीं यार मुझे नहीं पसंद, आप क्या कहोगे, इफ एम्प्लॉयज आर रेजिस्टेंट टू चेंज देन मोटिवेट देम, हम कहेंगे बहुत, इससे आप अपनी लाइफ सेव करोगे, अपनी फैमिली की लाइफ सेव करोगे, एंड कन्विंस देम सो दैट दे कैन अडॉप्ट दीस चेंजेस विलिंगली, ताकि वो अच्छे हंसते खेलते इन चेंजेस को अप्लाई कर सके। अगला पॉइंट आता है हेल्प इन, ओके, अगले 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पे, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल गोल को अचीव करने में मदद करता है, किस तरीके से, जैसे एक बंदा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, सर मैक्सिमाइज करना प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बिकेंगे, ज्यादा गुड्स बिकेंगे कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका इंडिविजुअल पता है क्या कहता है, यार सर हमें तनख्वाह ज्यादा चाहिए। अब आपको कहे नहीं मुझे प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, सर तनख्वाह, प्रोडक्शन, तनख्वाह, प्रोडक्शन, क्या करें इस केस के अंदर, तो एक समझदार मैनेजर जैसे मेरे जैसा आके कहेगा भाई तू जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना उतने ज्यादा तुझे पैसे मिलेंगे, दोनों का गोल क्या हुआ, अचीव हो गया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल था मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, इंडिविजुअल का गोल था मोर अर्निंग, पे ज्यादा पैसे कमाना है। मैनेजर कन्विंस इंडिविजुअल इन सच ए वे दैट बोथ द गोल्स आर अचीव, कि दोनों के जो गोल्स हैं वो क्या हो जाए इसके अंदर, अचीव कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं इसके अंदर, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट होती है, क्यों, सब मैनेजमेंट है, बिजनेस है, पैसा कहाँ से कमाना है, सोसाइटी से कमाना है। आपने काफी बार देखा है कि अगर आपके पास क्लासमेट की कॉपी हो ना, मेरे पास पड़ी नहीं है अभी शायद ना, एक मिनट देखने दो मुझे, क्लासमेट की कॉपी नहीं है मेरे पास, तो क्लासमेट की कॉपीज के पीछे पलट के देखोगे ना, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। क्लासमेट जो है वो बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करता है, मुंबई इंडियंस की टीम स्पॉन्सर करती है। क्यों स्पॉन्सर करती है ये चीजें, ये इनका थोड़ी ना कोई मोटिव है, लेकिन क्यों करते हैं, समाज सेवा, क्योंकि इनकी अच्छी इमेज बनते हैं, क्योंकि इन्हें पता है क्लासमेट की कॉपी कौन खरीद रहा है, समाज खरीद रहा है, बच्चे खरीद रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है उन बच्चों के लिए कुछ करने का। The help in development of society के अंदर हम क्या कहते हैं, बिजनेस अर्न यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेज, सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, आप उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स
अच्छे प्राइसेस के ऊपर दे सकते हो, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई कर सकते हो ताकि पॉल्यूशन ना हो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये भी काफी फॉर्म्स करती हैं कि अभी क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हेल्थ और एजुकेशन के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ब्रिंग हार्मनी इन वर्क, शांति लेके आता है वर्क के अंदर। क्यों सर, जब काम सबको पता है कि काम किस तरीके से किस किस को क्या क्या काम करना है, सारी चीजें काम से हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, एक तरफ तो सब लोग अच्छे से काम करें, क्या हार्मनी, क्या शांति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ जी, तो जब मैनेजमेंट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में शांति होगी। एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, क्यों एक एम्प्लॉय यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा तमिल है, एक अय्यर भाई, एक जेठालाल है, दोनों लड़ पड़े भैया ये ऐसे नहीं होगा। वो जैसे भिड़े और जेठालाल, एक महाराष्ट्र का एक अपना गुजरात का, दोनों लड़ पड़े मेंटेनेंस के चेक के ऊपर कि भाई मेंटेनेंस का चेक चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, स्टाइल ऑफ वर्किंग, अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, कोई ट्यूशन टीचर है तो कोई बिजनेसमैन है, ओके, एंड ओके डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग क्रिएट्स कंफ्यूजन होगी कि भाई वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पूरे साल का एक साथ दूंगा, एक बंदा कह रहा है कि नहीं मैं एक साल में एक महीने का करके दूंगा। तो देखा अलग अलग तरीके से सोसाइटी के अंदर लड़ाई होगी कि बहुत तू कह रहा है कि तू एक साल में सारा दे देगा, वो कह रहा है एक एक करके दूंगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजर गिव डायरेक्शन एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, तो क्या सोसाइटी का रूल क्या है, महीने बाईस महीने मेंटेनेंस दो, जिससे क्या हो सबको इक्वल महसूस हो, सोसाइटी में शांति बनी रहे। ये होते हैं मैनेजमेंट में, शांति बनाए रहनी चाहिए, जहाँ पे मैनेजमेंट है वहां पे शांति रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दी इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करते हैं, फिर एक बड़े पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा मैं आपको, जो कि कोऑर्डिनेशन का है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यार ये सेम टॉपिक आप लोगों ने क्लास नंबर आपकी क्लास 11 के अंदर भी करा था, सेम टॉपिक मैं इसके अंदर बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एंड टुवर्ड्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न। मेरा एंड यानी कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड टुवर्ड्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका गोल है 95% प्लस, आप उसके लिए मेहनत करो, क्या करो, एक्टिविटीज करो, ताकि आप अपने एंड गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कंपटीशन मार्केट में सरवाइव करें, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम अच्छी खासी ग्रोथ कर पाएंगे। बस सेम पॉइंट आपने क्लास 11 के अंदर भी कर रहे थे, सेम पॉइंट इसके अंदर भी है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद रिडक्शन इन कॉस्ट। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कब, जब आपकी कॉस्ट कम होगी। और क्या करो, आप सर्वाइव करो मार्केट के अंदर, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे तभी तो ग्रोथ कर पाओगे। सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने ऊपर बताया था, डिट्टो सेम वही सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, डिट्टो सेम पॉइंट्स हैं। देखो मैंने पता है काफी जगह जहां जहां सेम चीजें आनी चाहिए मैंने वहीं पे सेम सेम चीजें रखी है। अब बारी है त्रेता युग में, कह रहा हूँ त्रेता युग चल रहा है आपके बिजनेस स्टडीज का, आपके एग्जाम में, आपकी क्लास 12 का। तो अब इसके अंदर आप लोगों को ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, नहीं पढ़ना उतना ही है जितना जरूरत है, और उससे जितना पढ़ा है उससे एकदम डेप्थ के अंदर पढ़ना है, उससे एकदम अच्छे से मतलब सोख लेना उसे उसके अंदर। क्योंकि यूपीएससी के जो भी टॉपर्स होते हैं वो भी एक चीज कहते हैं कि आपको ऐसे जरूरी नहीं आपको हर चीज पढ़नी, आपको पढ़ना थोड़ा है, लेकिन उस जो आपने थोड़ा पढ़ा है ना उसके अंदर आपको महारत होनी चाहिए। आप जो मैं बार मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग लाइनें लेके आ सकता था, जरूरत नहीं यार, सेम पॉइंट्स है और इसके अंदर भी कुछ खास नंबर नहीं मिलने वाले, तो उसी सेम पॉइंट्स रखो ना उसके अंदर। क्यों अपने दिमाग को बार बार ऐसे करो कि अच्छा इसके अंदर ये वाले पॉइंट थे, इसके अंदर ये वाले पॉइंट थे, एक पॉइंट रखो कि अच्छा ये दोनों के अंदर सेम पॉइंट्स हैं। और क्लास में जब चैप्टर नंबर 12 करवाऊंगा ना आपको बिजनेस स्टडीज का, तब भी ये डिट्टो सेम पॉइंट्स बना के रखूंगा मैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपके पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो मैंने इंडिविजुअल वाली बात की थी, रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज आपके एसेट्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज है या सेटिस्फाइड है तो काम भी पूरा अच्छे से ढंग से करेंगे, तो आपका क्या होगा, चांदी चांदी। ओके, बिकॉज सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। उन्हें क्या आप कैसे दे सकते हो, उन्हें अच्छी सैलरी दो, अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, पर्सनल ग्रोथ दो, किस तरीके से तरक्की दो, उन्हें काफी सुनते हैं ना तरक्की होगी यानी कि प्रमोशन दो, उन्हें कुछ ट्रेनिंग दो। तो ये जो थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, हमारे अगला पॉइंट हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक पे आते हैं तो वो यही टॉपिक है, 3 मार्क्स के लिए फेवरेबल टॉपिक है। और एमसीक्यूज के अगले वीडियो के अंदर मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, अच्छे से सारे एमसीक्यू दिमाग में बैठ जाएंगे किस तरीके से करना है। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर टॉप लेवल। टॉप लेवल इसके अंदर हिरार्की है, इसके अंदर क्या है, हिरार्की है, इस तरीके से चलते हैं। अब ये इतना खर्चा करे तो इस पे भी ऐसे करेंगे ना, हाँ ये मैंने खर्चा गलती करेगा फिर, मुझे लगता है सिलेक्ट ही नहीं होता।
क्या बताऊं यार मैं चलो एक ढंग का बनाते हैं ट्रायंगल। ओके ठीक, ये पहला लेवल है, दूसरा ये है टॉप लेवल, ये आपका मिडिल लेवल, ये आपका लोअर लेवल, और इसके नीचे काम करते हैं आपके वर्कर्स। इसके नीचे काम करते हैं आपके वर्कर्स काम करते हैं। तो ये तो है आपके सारे लेवल्स, ठीक है। ये डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं बस समझाने वाला हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। टॉप लेवल के अंदर क्या क्या, टॉप लेवल है सर, टॉप लेवल यानी कि जो मेन कंपनी को चलाएंगे, कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, ये आपकी कंपनी को चलाते हैं। टॉप लेवल पे कौन बैठा होता है, जो आपकी कंपनी को चलाते हैं। हमारे टॉप के ऊपर कौन है, ब्रेन, ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द टॉप लेवल। Okay, determine objectives of the enterprises and formulate policies for both long term as well as short term. Determine करना objective of the enterprises, आपकी जो enterprises है, आपका जो enterprises का गोल है, कौन बनाता है, मिडिल लेवल बनाता है, नहीं मैनेजर्स बनाता है, नहीं कंपनी का मालिक बनाता है कि इस साल हमें कितने का टारगेट अचीव करना है। असाइन जॉब्स टू द वर्कर्स ऑफ मिडिल लेवल, आपके जितने भी मैनेजर्स हैं उन्हें नौकरी कौन देता है, दूसरे मैनेजर्स देते हैं नौकरी, नहीं टॉप लेवल देता है मैनेजर्स को नौकरी। तो responsible for growth and survival of organization and frame policies to run the organization smoothly, responsible for growth and survival of organization, growth और survival of organization के लिए ये लोग responsible है। भारत पे जब डूबा था ना, तब सभी कह रहे थे असली ग्रोवर की कंपनी डूब गई। असली ग्रोवर था असली मालिक कंपनी का, और भी तो थे, लेकिन असली ग्रोवर का ही नाम क्या है, बिकॉज ही वाज द टॉप लेवल। तो फिर जब भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और सर्वाइवल बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, असली ग्रोवर की कंपनी बढ़ी। घर में की तो हम घटेगी तो हम क्या बोलेंगे, असली ग्रोवर की कंपनी डूबी। तो रिस्पॉन्सिबल है ये ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स। असली ग्रोवर है, उसे पता होगा कि अच्छा पेटीएम वाला क्या कर रहा है, फोन पे वाला ऑन कर रहा है। मैनेजर्स को कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजर आराम से बैठे हैं, मैनेजर कह रहे हैं मेरा काम प्रोडक्शन है, मैं प्रोडक्शन संभालूंगा, ऊपर वाले बैठे हैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के। तो इट वाज ऑल अबाउट योर टॉप लेवल। अब बारी आ जाती है आपके मिडिल लेवल की। अब बारी हम किसके बारे में बात करेंगे, आपके मिडिल लेवल के बारे में बात करते हैं। तो आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स के बारे में बात करें तो मैनेजर इट कंसिस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आपका प्रोडक्शन मैनेजर, सारे के सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। ओके, एक्टर्स, अब देखो ये क्या है, बिचौलिया है। अब क्या करता है टॉप लेवल, इन्हें कहते हैं कि एम्प्लॉय से कहते हो इस साल 10,000 यूनिट बनाने हैं, एम्प्लॉय से कहते हो 10,000 यूनिट, एम्प्लॉय तुम्हें 10,000 यूनिट बनानी है। एक्ट क्या कर रहा है, एक लिंक की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल एज इट इंप्लीमेंट एंड एक्सप्लेन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। अच्छा ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, अच्छा इनसे ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। असाइन जॉब टू द वर्कर ऑफ द डिपार्टमेंट, मैनेजर के पास आते हैं लोग, अच्छा सर काम करवा लो, इससे काम पे रख लो। अगर काफी और होते हैं ना, वो थोड़ी सिफारिश लगाते हैं एम्प्लॉयज कि यार सर इसे काम पे रख लो, इसे काम पे, क्या वो सीईओ के पास जाते हैं, नहीं मैनेजर्स के पास जाते हैं कि मैनेजर साहब इसे काम पे रख लो, ये अच्छा बंदा काम कर लेगा। तो ये कैसे काम देते हैं वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट को। इसके अलावा मोटिवेट भी ये करते हैं, देखो कंपनी का सीईओ आके नहीं कहेगा तुम्हें काम अच्छे से करना है, कंपनी का मैनेजर आके इन्हें मोटिवेट करेगा। मोटिवेट द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट, okay, so that they can give their best for, or example giving incentives to the employees, control and instruct the employees, prepare their performance report and cooperate with each other, यानी कि उन्हें अच्छे से काम करवाना, उन्हें अच्छे से चीजें बताना कि तुम्हें किस तरीके से काम करना है, तुम्हें किस तरीके से काम करना है, एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना, जैसे मैंने कहा था ना प्रोडक्शन और सेल, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। इट वाज ऑल अबाउट योर टॉप लेवल। अब मिडिल लेवल, अब बारी आ जाती है आपके लास्ट लोअर लेवल की। लोअर लेवल ऐसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है, वर्कर्स का लेवल है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजरी, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव फोरमैन आ जाता है, उसके अंदर आपका क्लर्क आ जाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या आता है, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स टू द मिडिल लेवल मैनेजर। रिप्रेजेंट करनी, यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो रिप्रेजेंट करनी होगी। रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस, रिप्रेजेंट करनी है क्या, प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस। तो आप एक टाटा सर का एक एग्जांपल याद आ जाता है, जिसमें टाटा सर एक बार क्या हुआ कि मैनेजर था, तो कंपनी के एम्प्लॉय थे, बगावत में चले गए। टाटा सर आए ना, उनके बीच में हट गए, उन्होंने बगावत छोड़ दी। पावर ऑफ टाटा। तो रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। रिप्रेजेंट करना क्या, प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस। सर हमें दिक्कत आ रही है, बड़े साहब को करो कि आप उन्होंने कहा 10,000 यूनिट हमसे नहीं बनाई जा रही, उनसे को थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज कर ली। रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस वर्कर्स के मिडिल लेवल को। सर गर्मी बहुत है, सीईओ साहब से कहो कि हमारे यहाँ पे थोड़ा कूलिंग का अरेंजमेंट करें। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजर्स इन रिक्रूटिंग, मैंने अभी बताया था ना, बाहर से स्टाफ आया, अच्छा ये बंदा आया, अब आप क्या कहोगे, आप खुद देखते रहोगे उसे सारे दिन, तो मैनेजमेंट का काम कौन करे, आप क्या कहोगे, एम्प्लॉय से पूछोगे अच्छा ये बंदा है काम कैसे कर रहा है, ढंग का कर रहा है, चल ठीक है इसे रख लेते हैं, बढ़िया बंदा है, काम पे रख लेंगे हम इसे, ठीक है।
कम्युनिकेटिंग विद द वर्कर्स बाय वेलकमिंग देयर सजेशंस, उनके सजेशंस को वेलकम करना, अच्छा किस तरीके से काम करना है, अच्छा इस तरीके से काम करना है, ठीक है, तुम्हें कौन सा वेस्ट सूटेबल है। फिर मैंने मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, देखो काम आपके वर्कर्स ही करेंगे, तो वर्कर्स के हाथ में ये कि आपकी जो रिसोर्सेज है, आपकी कॉस्ट को कम करने का हाथ जो वो आपके सुपरवाइजरी लेवल का ही है। तो ये तो थे आपके तीनों के तीनों लेवल। अगले टॉपिक पे ऊपर आ जाते हैं और यह है आपका लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है कोऑर्डिनेशन। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक एक्शन कर रहा हूं, देखो काफी बार क्या होता है, हमें है ना एक्शन इमेजेस याद रह जाती है। ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेके आना एक्टिविटी और रिसोर्सेज, और उनके अंदर क्या लेके आना, एक्टिविटी लेके आना, और उन्हें कॉमन डायरेक्शन देना। ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें हार्मनी लेके आना, उन्हें डायरेक्शन देना, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। आपके स्कूल के अंदर भी यूज होता है, बच्चों कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ, क्या करो, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ। अब कोऑर्डिनेशन के फीचर, कोऑर्डिनेशन पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि नहीं आ सकता, अच्छा आ सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की लिमिट है 3 से 4 नंबर के बीच के अंदर, 6 नंबर का इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। नॉर्मल से फीचर है इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि एक चीज बताओ, जैसे मैंने कहा एक सोसाइटी है, ठीक है, एक तमिलनाडु का बंदा है, एक गुजरात का बंदा है, एक महाराष्ट्र का, कोई पंजाब का है, ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके से काम करें, कईयों को अलग अलग तरीके, कईयों को जल्दी काम करना पसंद है, तो कईयों को आराम आराम से काम करना पसंद है, कईयों को जल्दी पेमेंट करना पसंद है, तो कईयों को कहते हैं कि आराम से करेंगे पेमेंट, ठीक है। तो क्या देख रहे हो कि अलग अलग तरीके से काम करें, तो इनके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन ही है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं इन सारी चीजों के अंदर, लेकिन जब हम क्या लेके आते हैं, कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं इन सारी चीजों के अंदर, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें क्या होता है, एक करेक्ट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, एक करेक्ट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है। लाइट का थोड़ा इशू रहेगा, लाइट चली गई इसलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम लेक्चर है थोड़ा सा लेक्चर उसे कवर कर देते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी एम्प्लॉयज हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, स्टाइल ऑफ वर्किंग, थिंकिंग एंड व्यूज। एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी अलग अलग सोच होती है, सो देयर इज अ नीड टू मूव देयर एफर्ट्स इन वन कॉमन डायरेक्शन। तो ये कोई काम जल्दी करे, कोई लेट करे, सबके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दो, और उन्हें क्या करो कि बॉस तू भी आ जा, तू भी आ जा, और एक कॉमन डायरेक्शन में काम करो, मिलजुल के काम करो यार, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया हो जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर बताऊंगा। देखो अब इसके अंदर भी अगर मैंने कहा त्रिदेव, इसमें भी लगे, एक ही चैप्टर के अंदर दो फीचर्स हैं। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, आपको गोल ओरिएंटेड यही है। अगला पॉइंट देखिए इसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस और परवेसिव। कॉन्टिन्यूअस है, बार बार, ऐसा थोड़ी ना कि आज कोऑर्डिनेशन किया कल नहीं किया, और कोऑर्डिनेशन हर जगह अप्लाइड है। ऐसा नहीं कि आपके स्कूल के अंदर, आपके घर के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है, बिजनेस के अंदर भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। कॉन्टिन्यूअस, मैनेजर वर्क कॉन्टिन्यूअसली टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, एक्टिविटी और डिपार्टमेंट, रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन, सबके अंदर कॉन्टिन्यूअसली काम करना होता है आपको। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर कर दिया, नहीं, आपको रोज रोज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन। फिर परवेसिव फंक्शन के बारे में क्या करते हैं कि ऑल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज एंड फंक्शन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, ड्यू टू व्हिच, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, सारे डिपार्टमेंट, सारी जगह कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। अब काफी बार पता है लोग सोचते हैं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल करता है, नहीं, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल के मैनेजर करते हैं, यानी कि रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी लेवल मैनेजर, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी लेवल मैनेजर। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी लेवल मैनेजर के अंदर ये कहां गया पॉइंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एवरी responsibility. Okay, not only at top level but every level manager need to perform these functions. हर लेवल के मैनेजर को करना होता है। जैसे टॉप लेवल किसके अंदर कोऑर्डिनेट करेगा, ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसी, जिस तरीके का प्लान बनेगा उस हिसाब से पॉलिसी बनाएगा वो अपनी। मिडिल लेवल क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, प्रोडक्शन और सेल्स वाले के एग्जांपल दिया था, कोऑर्डिनेट करने एक दूसरे के बीच में। लोअर लेवल के अंदर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, कोऑर्डिनेट क्या करना, एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स के। अच्छा तू जल्दी जल्दी काम करे, तू धीरे धीरे काम करे, काम ही नहीं बनेगा, दोनों ही स्पीड से काम करो ना, तू थोड़ी स्पीड कम कर, तू थोड़ी स्पीड बढ़ा, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ। अगला आ जाता है डेलीब्रेट। डेलीब्रेट फंक्शन का मतलब पता है क्या, डेलीब्रेट बड़ा नाजुक सा फंक्शन है यार। क्या है, बड़ा नाजुक सा फंक्शन हमारा ये कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, देन एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज will not be utilized and integrated। एफर्ट्स कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयज, अब जैसे एक बंदा है वो इस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहा है, एक बंदा इस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे तो एफर्ट एक डायरेक्शन के अंदर चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, उनके एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को लेकर उन्हें कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड दी, यानी कि इट विल लीड टू क्योस एंड कंफ्यूजन। मेरे साथ लड़ पड़ेंगे कि भैया ये तो क्या बात है, हम तो एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आपका काम भी पूरा नहीं हो रहा, तो इसमें हमारी क्या गलती। मैंने कहा तुम एफर्ट गलत डायरेक्शन में करो, सही डायरेक्शन में करो। So manager has to perform all these activities deliberately to avoid confusion। तो मैनेजर को ये सारी चीज अच्छे से करनी होती है ताकि वो कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके।
अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर एंश्योर यूनिटी इन एक्शन। क्या एंश्योर करना? यूनिटी इन एक्शन, एकता की बात हो रही है यार। तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट फोर्स व्हिच बाइंड्स देम टुगेदर। ये अच्छा वर्ड है वैसे, इट इज अ फोर्स व्हिच बाइंड्स देम टुगेदर, अच्छा फोर्स है जो उन्हें एकत्रित रखता है। ठीक है, एंश्योर यूनिटी इन एक्शन यानी कोऑर्डिनेशन से यार यूनिटी तो आएगी हमारे अंदर। अब आ जाती है नीड और इंपॉर्टेंस, और सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर कोई सवाल पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंस ही पूछी जाती है इसकी। क्या पूछी जाती है इसकी? इंपॉर्टेंस 3 नंबर के अंदर बहुत बार आता है। अगला पॉइंट आया इसके अंदर सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिट्टो सेम अबव कंटेंट। डिट्टो सेम अबव कंटेंट, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनका काम करने के लिए भी तो अलग अलग तरीके के लोग चाहिए होंगे हमें। कि भाई बंदा कह रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि भाई जल्दी काम करो, दूसरा धीरे धीरे, क्या कहेंगे? तू थोड़ी स्पीड स्लो कर, तू थोड़ा ज्यादा कर। In an organization, there are a large number of people having different background, जिनका अलग अलग बैकग्राउंड है, जिन लोगों का having different attitude, style of working, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? there is a need to bring together the efforts of the employees सबके एफर्ट्स को एक साथ लेके आना होता है, ताकि वो इन सबके एफर्ट्स को हम क्या कर सकें? यूटिलाइज कर सकें। एक बंदा इस तरीके इस तरफ क्या करेंगे? साथ में लेके आएंगे, कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारे पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगला पॉइंट आता है हमारे पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन वाले का सेल्स वाले पे इंपैक्ट पड़ता है, सेल्स वाले का प्रोडक्शन वाले के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, दोनों कोऑर्डिनेट करके रखो ना। इनकी जरूरत क्या है? इन दोनों के बीच के अंदर है, यानी कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेनी फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट आर परफॉर्म, बट ऑल द डिपार्टमेंट्स के इंटरडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन वाला सेल्स पे डिपेंडेंट है, सेल्स वाला प्रोडक्शन वाले पे डिपेंडेंट है। सो देयर इज अ नीड टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमंग दीस डिपार्टमेंट बिकॉज़ द एक्टिविटी ऑफ वन डिपार्टमेंट अफेक्ट द अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी आपके दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगला पॉइंट आ जाता है स्पेशलाइजेशन। आजकल ये ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन है ना स्पेशलिस्ट रखते हैं। सुनते हो ना, स्पेशलिस्ट आए हैं, तो अब एक स्पेशलिस्ट है, वो कह रहा है काम जल्दी जल्दी करो, दूसरा स्पेशलिस्ट कह रहा है काम धीरे धीरे करो। दोनों आगे भाई लड़ पड़े, भैया मैं कह रहा हूँ जल्दी कर, वो कह रहा है भैया मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे काम कर, दोनों लड़ पड़े। In large and modern organization, they have a large number of specialists and experts. They will work in their own way, खुद के तरीके से काम करें, जिससे क्या होगी? कंफ्यूजन होगी। तो हम क्या कहेंगे? भाई तू कह रहा है जल्दी काम कर, तू कह रहा है आराम से काम कर, दोनों को साथ लेकर कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करो। कोऑर्डिनेशन इसी चीज का नाम है। सो देयर इज अ नीड टू मूव, सो देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस स्पेशलिस्ट इन वन डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम क्या कर सकें? अचीव कर सकें। लास्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर, नहीं आता, पर करवाना मेरा फर्ज है कि रिस्क कवर है, क्योंकि आपको नॉलेज होगा। अगर एग्जामिनेशन में गलती से आ गया तो आपको लिखने के लायक आपको पता हो। ठीक है, इसके अंदर आखिरी के 2 पॉइंट देख लो। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, इसका मतलब है परवेजिव। ठीक है, परवेजिव, जो पॉइंट्स परवेजिव में लिखे थे मैं, इसलिए वहां पे मैंने यहाँ पे इसे एम्प्टी को छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपको सेम वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपने पहले लिखे हुए थे। फिर कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों ऑर्गेनाइजेशन का? क्योंकि सर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, क्योंकि सर अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं रख रहे, okay, any company which fails to coordinate the activity cannot survive in the competition market and run successfully for a long period of time. नहीं रन कर पाएगी भाई। तुम एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में करो, मेरे तो गोल अचीव नहीं हो रहा। जब गोल अचीव नहीं होगा तो क्या मैं अपने तरीके से चल पाऊंगा? नहीं चल पाऊंगा तो क्या होगा? मेरी कंपनी का फेलियर होगा। तो अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन होते हैं, यानी कि मैं तो 5 पांडव कहता हूँ। 5 पांडव आपके प्लानिंग, पहले प्लान करते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग स्टाफ लेके आते हो, स्टाफ को फिर डायरेक्ट करते हो, स्टाफ को डायरेक्टिंग के बाद उन्हें चेक करते हो कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। ये काम करते हो आप लोग भी। तो आप क्या करते हो? इन सारी चीजों को देखते हो कि काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हर एक लेवल के ऊपर चाहिए होता है आपके 5 पांडव, 5 पांडवों के अंदर चाहिए होता है। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर कहाँ चाहिए होता है? प्लानिंग के अंदर हमें चाहिए होता है, इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन ओरल प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल प्लान। कि मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, कि जैसे तुम्हें 10,000 यूनिट्स बनाने, प्रोडक्शन वाले ने कहा है कि काम आराम से करो। भाई कोऑर्डिनेशन का इन दोनों के अंदर, वो कह रहे हैं 10,000 यूनिट आपको 1 महीने में बनाने हैं। वो जो प्रोडक्शन वाले वो क्या कहेगा अपनी टीम को कि बॉस तुम्हें 10,000 यूनिट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाएगा। जो ओवरऑल प्लान्स है उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनेगी उनके अंदर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके से होना चाहिए? देखो, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि हम अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो ये 3 चीजें होती हैं। क्या क्या है इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। ये 3 चीजें आती हैं आपकी, अकाउंटेबिलिटी, वैसे अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी
और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक कंपनी है आपकी, ठीक है, एक कंपनी है आपकी, आपने अपने एम्प्लॉय को कहा कि बॉस तुम्हें 10,000 यूनिट बनाने, तुम्हें 10,000 यूनिट्स बनाने, कितने यूनिट्स बनाने तुम्हें, 10K, तुम्हें 10,000 यूनिट्स बनाने, तुमने आप लोगों ने अपने एम्प्लॉय से कह दिया, ठीक है। और आपने आपके जो एम्प्लॉय था उसके पास है ना, और आपने क्या किया, उसे पावर दे दी, उसे क्या दी, पावर दी कि बॉस तू रॉ मटेरियल इसके अकॉर्डिंग ले सकता है। एक चीज बताओ, अगर उसके पास पावर यानी कि अथॉरिटी अगर ना होती, अगर उसके पास पावर या अथॉरिटी ना होती, तो क्या वो 10,000 का टारगेट अचीव कर पाता, नहीं कर पाता सर, वो अपने अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल नहीं ले पाता। तो क्या मैं इससे कह सकता हूँ कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती सर। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती तो क्या वो अकाउंटेबल होता, अकाउंटेबल मतलब जवाबदार, क्या वो जवाबदार होता अपनी चीजों के लिए, नहीं होता सर, क्योंकि वो कह देता कि सर हमारे पास तो रॉ मटेरियल की कमी थी। ना अकाउंटेबिलिटी हुई, ना अथॉरिटी हुई, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इन तीनों के अंदर क्या चाहिए होता है, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है इन तीनों के अंदर, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वाला पॉइंट आ गया, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें चाहिए होता है। स्टाफिंग, मैं बाहर से लोग लेके आऊंगा, किस अकॉर्डिंग, मुझे स्टाफ, मुझे जरूरत है कोडर की, एक कोडिंग वाले बंदे की, मेरे पास एक मैनेजर है, एक दूसरा कोडर है, मैं किसे लेके आऊंगा, किन दोनों की एक्टिविटी और रिसोर्सेज के अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आऊंगा, कोडर वाला बंदा और कोडिंग का काम दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन लेके आऊंगा। रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल ऑफ द वर्कर, जैसे कोडर आया था, एंड जॉब असाइन टू देम, मैंने उसे कोडिंग का काम दिया। डायरेक्टिंग के अंदर किस चीजों के अंदर रिक्वायर्ड होता है, इन डायरेक्टिंग, सही बात बोलिए, लाइट आ गई, ओके। इन डायरेक्टिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मैं डायरेक्ट करना अपने एम्प्लॉयज को कि काम कैसे करना है, यानी कि उन्हें पता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयज को कि काम किस तरीके से करना है। तो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ही तो हो रहा है कि मैं उन्हें जो काम के इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो उन काम को फॉलो करें, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। लास्ट आता है इसके अंदर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब चेक करना कि बॉस मैंने तुझे जितना काम दिया क्या तो उसके अकॉर्डिंग करे, दोनों मैच हो रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन है। ये था आपका कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट टॉपिक। इसी के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन कर ली। इन चैप्टर के नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपना रजिस्ट्रेशन करो यार, तभी तो आपको अच्छे से, ताकि मैं आपके साथ कनेक्टिविटी और आपकी कनेक्टिविटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करूंगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। अब हम कल बात करेंगे, कल हम आएंगे एमसीक्यूज की वीडियोस के साथ, 2 एमसीक्यूज की वीडियोस निकालूंगा मैं इसके अंदर, साथ ही साथ उसके बाद पीवाईक्यूज, एक दिन की छुट्टी, उसके बाद टेस्ट, और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देखो टारगेट है हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फोड़ना, तो हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे से फोड़ेंगे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट रिबेल। माता पिता भारत माता, जय हिंद गाइस। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।